लास्ट इलस्ट्रेशन हमने की थी 1 2 3, जिसमें हमने किया था कि सर्विस पहले नंबर पर आती है, जॉब दूसरे नंबर पर आती है और प्रोडक्शन तीसरे नंबर पर आता है। आज हम उसका अगला हिस्सा करेंगे, अगला पार्ट करेंगे, ताकि हमें ज़्यादा समझ में आए कि कौन सी चीज़ क्या है और कैसे वो वर्क करती है। देखो, आज की क्लास थोड़ी अलग लगेगी आप लोगों को। बहुत ज़्यादा मैं जिस चीज़ पर जोर देता हूं वो ये है कि बहुत सी चीज़ें आपको तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आप उसे कर नहीं रहे होंगे। बिजनेस आइडियाज या बिजनेस के बारे में जो हम चर्चा करते हैं या बिजनेस की जो हम पढ़ाई करते हैं, लक्ष्मी सिद्धि जिसे कहते हैं, वो नॉर्मली तब तक समझ में नहीं आती जब तक क्या ना हो आप कोई बिजनेस कर नहीं रहे हैं। लड़की पटाना आप ख्यालों में कर सकते हैं, है ना, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसा छुपा हुआ रहस्य नहीं है। लड़कियां आप हमेशा देखते रहते हैं, कुछ लड़कियों से आपने बातें भी की होंगी, लेकिन बिजनेस थोड़ी ना आपने किया होता है। तो आज की हमारी इलस्ट्रेशन का नाम है रिस्ट वॉच। हाथ की घड़ी, है ना, इसको बोलते हैं ना रिस्ट वॉच। देखो, रिस्ट वॉच एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है दो चीजें। एक तो हाथ, ठीक है ना, इंसान के हाथ होते हैं जैसे मेरे हाथ हैं, और एक उसके ऊपर होती है घड़ी, ठीक है। कोड वर्ड है, व्हाई इट्स कॉल्ड रिस्ट वॉच। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो दो चीजों के बारे में है। कौन सी दो चीजें? पहली है मैन पावर, यानी के हाथ, है ना। जब जिसमें जिसमें एम्प्लॉयज आते हैं, स्टाफ आता है, ह्यूमन रिसोर्सेस आते हैं, आपको अपने नीचे काम करने के लिए नौकर जो चाहिए, जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं, उसको हम हाथ में गिनते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है वॉच, यानी टाइम मैनेजमेंट। हालांकि क्लास बहुत बड़ी नहीं है तो छोटी, लेकिन इसमें काफी कुछ ऐसी जरूरी चीजें आ जाएंगी जिनकी हमें जरूरत है, जो 1 2 3 के बाद आती है। आप लोगों ने एक लाइन अक्सर सुनी होगी, बड़ी खूबसूरत चीज है, बड़ी बड़ी खूबसूरत लाइन है वो, आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी, टाइम इज मनी। सुनी है ना? जिसको ये लाइन समझ में आ गई ना, उसको सब कुछ समझ में आ गया, उसको सारा बिजनेस ही समझ में आ गया, उसको कोई क्लास लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप गौर करें तो ये जो रिस्ट वॉच है, ये जो मैन पावर और टाइम मैनेजमेंट है, यही लक्ष्मी शब्द का भी मतलब है। लक्ष्मी, लक्ष्य का मतलब होता है टारगेट को अचीव करना, किसी लक्ष्य तक पहुंचना, और मी का मतलब होता है मैनेजमेंट, उस तक पहुंचना, उसको अचीव करने को मी बोलते हैं। लक्ष्य मी मतलब अपने टारगेट को अचीव करना। लक्ष्य का मतलब है टारगेट, मी का मतलब होता है, तमिल भाषा का है ये, इसका मतलब होता है उसको अचीव करना। और अगर उसको बड़ी ही साधारण भाषा में बोला जाए, ना लक्ष्मी सिद्धि शब्द का इस्तेमाल किया जाए, ना रिस्ट वॉच का इस्तेमाल किया जाए, तो इस इलस्ट्रेशन का एक बड़ा ही सिंपल सा नाम हम मान सकते हैं, टाइम इज मनी। वक्त का सही इस्तेमाल। देखो, किसी वजह से ही कंपनीज को ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि बिजनेस का असली मतलब ही टाइम, पावर, स्पीड, इंप्लॉयज, इन सबको ऑर्गेनाइज करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है। इंसान के इतिहास में आज तक की सबसे मजेदार और सबसे बड़ी खोज जानते हो क्या है? घड़ी। इंसान ने आज तक जो सबसे क्रांतिकारी खोज की है वो है घड़ी। समय की खोज मानव जाति
सही सही मायने में मानव जाति को जीने के ढंग में उतार पाई है। घड़ी का आविष्कार लगभग सभी समस्याओं का हल था। आप लोगों में से कई लोगों ने बिजनेस मैनेजमेंट किया होगा, एमबीए की होगी या और पढ़ाइयाँ की होगी। आपको आपको एक चीज समझ में आएगी, कुछ कुछ वर्ड्स जो मेरे दिमाग में आते हैं, मैं जो जो आते जाएंगे मैं बोलता हूँ, आप उन शब्दों को देखना, उन सब का मतलब यही कहीं है। ये जो अभी थोड़ा सा मैंने लिखा है, रिस्ट वॉच ही है उन सब शब्दों का मतलब। मैं बोलता हूँ, देखो, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डर, प्लानिंग, एफिशिएंसी, रेगुलेशन, शेड्यूलिंग, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, रिसोर्स, प्रोजेक्ट, फोरकास्टिंग, सुपरविजन, डाटाबेस, स्टीयरिंग, और क्या है, डायरेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, गाइडेंस, एम्पावरमेंट, फाइनेंस कंट्रोल, ऑथराइजेशन, है ना। अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ी है तो यही सब कुछ तो है। और कितने वर्ड बोलता जाऊंगा। बिजनेसमैन नंबर 1 होता है, बिजनेसमैन से ऊपर कोई नहीं होता। बिजनेसमैन दुनिया का शिखर पर बैठा शख्स होता है। यहां पर आपने मेरी पिछली क्लासेस लगाई हैं, मैं आपसे कहता हूं, व्यापारी सबसे ऊपर होता है, नेता उससे नीचे आता है। नेता कोई भी बन जाता है भाई, मोहल्ले का गुंडा नेता बन जाता है, तुम्हारे मोहल्ले की सबसे बड़ी वेश्या नेता बन सकती है। उसमें करना क्या होता है, लोगों को इकट्ठा करो। ऊपर से देखो, आप लोगों ने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा, मैं लोकतंत्र की बातें करता हूं, संविधान की बातें करता हूं, बाबा साहेब अम्बेडकर की बातें करता हूं। ठीक है, मुझे वो पसंद है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन आ गया हुआ है। नहीं, लोकतंत्र भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, अभी काम चलाने के लिए ठीक है, लेकिन इससे भी बेहतर हो सकता है। लोकतंत्र में बहुत सी कमियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लिख दिया वो आखिरी चीज अच्छी लिख दी, अरे नहीं, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। मैं तो यूं ही कहता हूं कि भाई अभी जो चल रहा है उसकी तो इज्जत करो, सबसे अच्छा अच्छा तो है ये। लेकिन यहां पर क्या है कि कोई भी गुंडा, लुटेरा, कातिल, रेपिस्ट, दंगाई, वो किसी भी बात पर खूब पैसा खर्च करके लोगों को इकट्ठा करके वोट ले लेता है और टॉप पर जाके बैठ जाता है और सत्यानाश करता है सबका। नेता बनने के लिए कोई बहुत क्वालिटी नहीं चाहिए आपको, लेकिन व्यापारी कोई ऐसे ही थोड़ी बन जाता है। ब्राह्मण बनो जैसे लेक्चर, मटका गणना के जितने भी लेक्चर हैं उसमें मैंने व्यापारी को सबसे ऊपर रखा है, दूसरे नंबर पर नेता है, फिर तो बहुत कुछ आता है नीचे। लेकिन व्यापारी नंबर 1 होता है तो मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया के शिखर पर बैठे इंसान को अगर हम नंबर 1 कह रहे हैं तो उसमें नंबर 1 मेहनत भी होनी चाहिए, नंबर 1 एटीट्यूड भी होना चाहिए, नंबर 1 पेशेंस भी होने चाहिए, उसका नंबर 1 माइंड सेटअप होना चाहिए, उसकी नंबर 1 भाषा होनी चाहिए। नेताओं की भाषा देखिए ना, कुछ भी बकवास। उसका नंबर 1 लाइफस्टाइल होता है, कोई दिखावा नहीं। तुमने देखा जो मूवी स्टार्स होते हैं या दूसरे, है ना, छुटपुट या नेता होते हैं, क्या अपनी दौलत दिखाते हैं, गाड़ियां दिखाते हैं, लड़कियां दिखाते हैं, ये सब दिखाते हैं, कैसी घड़ी पहन रखी है, कैसे क्लब में वो जाके नाचते हैं, कितना दिखावा होता है उनकी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि वो व्यापारी नहीं है, वो असली अमीर नहीं है। अगर तुम्हें नंबर 1 गद्दी पर बैठना है, यानी बिजनेसमैन बनना है, तो तुम्हारे पास हर एक चीज नंबर 1 होनी चाहिए। तुम कैसे खाते हो वो नंबर 1 तरीका होना चाहिए खाने का, तुम कैसे गिलास पकड़ते हो वो नंबर 1 तरीका होना चाहिए, तुम कैसे लोगों को रिस्पेक्ट देते हो, जैसे दुनिया का सबसे सबसे नंबर 1 क्लास आदमी जैसे बात करेगा वैसे बात करनी है। तो आगे चलते हैं, समय को भी समझेंगे। हमारी इलस्ट्रेशन का नाम है रिस्ट वॉच। कोड है, थोड़ी कोड वर्ड में चलेगी। और देखो भाई, मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, क्लास बिना किए
बिजनेस की ये नहीं समझ में आएगी, आ जाएगी, अच्छी लगेगी, बड़ा मजा आएगा, है ना। अब तुम्हें पॉर्न का मजा भी तो आता है, ये पॉर्न जैसा है, देखने का मजा है, करोगे नहीं तो कुछ फायदा नहीं है देखने का, और पूरी तरह समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन चलो करते हैं। देखो, प्रोडक्शन जो होती है ना, आप किसी भी चीज की प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन दो तरह की होती है। एक होती है स्मॉल स्केल की प्रोडक्शन, है ना, एक होती है लार्ज स्केल की प्रोडक्शन। लार्ज स्केल की प्रोडक्शन तो खैर बहुत बड़ी होती है, बहुत ही, है ना, जैसे पेट्रोल बनाना या कारें बनाना, या, है ना, बहुत बड़े लेवल पर जाना, तो हम हाई स्केल को नहीं करेंगे, हम स्मॉल स्केल को यहां देखते हैं। स्मॉल स्केल के की प्रोडक्शन के भी आगे दो हिस्से होते हैं, एक होती है हाइड बिजनेस, है ना, एक होता है हाइड बिजनेस और एक होता है शो बिजनेस। मैं आपको समझा देता हूं अभी इसको। हाइड बिजनेस क्या होता है, जिसमें सामने बस अच्छा चेहरा रखा जाता है, यानी कि बैक एंड में क्या चल रहा है, कैसे प्रोडक्शन की जा रही है, कैसे पैकिंग की जा रही है, कैसे मशीनें चलती हैं, कैसे धुआं उड़ता है, कैसे मिट्टी या कुछ भी वहां, वो बिल्कुल अगली होता है, वो बिल्कुल देखने वाला नहीं होता। बहुत कम बिजनेस ऐसे होते हैं, जैसे हम टीवी पर कई बार देखते हैं ना, कि बड़े बड़े हाई लेवल की स्केल की फैक्ट्रियां दिखाते हैं, जिसमें यहाँ से मशीन प्रोडक्ट को लेकर आती है, फिर वो कटता है, फिर वो पैक होता है। वो कुछ ऐसी चंद बिजनेस है जो जिसकी पैकिंग और बनावट देखना थोड़ा अच्छा लगता है। असल में 90% तक बिजनेस ऐसे हैं, जिसे हम हाइड बिजनेस कह देते हैं, कि उनकी आपको बैकएंड में जो चल रहा है वो आपको देखना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, आप उसे नहीं देखना चाहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक काम गलत होता है, हर कोई पीछे जो हाइड बिजनेस में जो छुपाया जा रहा होता है वो बुरा होता है, लेकिन ज्यादातर में क्या होता है जानते हो, बहुत ही ज्यादा गंद होता है पीछे। सामने दिखाया जाता है किसी मूवी स्टार का चेहरा, खूबसूरत पैकिंग, बड़े अच्छी तरह उसको डिस्प्ले किया जाता है, अच्छी अच्छी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, हंसते हुए चेहरे, हंसती हुई लड़कियां, हंसता हुआ सचिन तेंदुलकर, हंसता हुआ अमिताभ बच्चन, और एकदम ऐसे दिखा रहा है कि वाह वाह, है ना, ऐसे फूल खिला, फूल में से एक बूंद गिरी, सीधी हमारी बोतल में आई और हमने वो बोतल आप तक पहुंचा दी। जबकि असल में बैक एंड में क्या चल रहा होता है, पॉल्यूशन, गैसेस, गंदा पानी, बच्चे काम कर रहे होते हैं, चाइल्ड लेबर जैसा। अगर आप एडिडास के बारे में देखें तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो एडिडास और नाइकी जैसी कंपनियों को आड़े हाथों लेती हैं, क्योंकि वहां छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, वो भूखे सोते हैं, वहां प्रोस्टिट्यूशन चलता है, उनके उनके जिस्म पर कपड़े नहीं होते। वो जूतों की फैक्ट्रियों में जो जूते हम नाइकी के खरीदते हैं, एडिडास के खरीदते हैं, देखो मुझे कोई बहुत श्योर नहीं है, मैं अभी यहां वहां से सुनकर ही बोल रहा हूं, तो बहुत गंद है, एनिमल किलिंग होती है। शायद कुछ जानवरों को वहां उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए पता नहीं कितने जानवरों को गाजर मूली की तरह उगाया जाता है, ताकि उन्हें काटा जाए, उनके उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का इस्तेमाल किया जा सके। वो सब कुछ छुपाकर सिर्फ अच्छा चेहरा सामने एक दिखाया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा शो बिजनेस। शो बिजनेस किसे कहते हैं, जो आंखों के सामने होता है। शो बिजनेस अच्छा होता है, बड़ा प्यारा होता है। कौन सा, ये जो स्ट्रीट फूड्स आप लोग देखते हो, सब कुछ आंखों के सामने तो पक रहा होता है, बन रहा होता है, हर चीज वहीं रेडी की जाती है। कई बार कुछ कपड़े सिलना भी ऐसा हो जाता है, दर्जी आपके सामने ही कर, हालांकि चलो हम इसको ऐसा थोड़ा सा मान लेते हैं कि आप घर चले जाते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो आपके सामने भी सिल देगा। वो शो बिजनेस है। अच्छा, आपने एक चीज देखा, बॉलीवुड वाले अपने काम को शो बिजनेस बोलते हैं, जबकि वो हाइड बिजनेस है। ये लोग बड़े शैतान है, वो जानबूझ के ऐसे वर्ड यूज करते हैं। आपने देखा ना, बॉलीवुड वाले इस्तेमाल करते हैं ना शो बिजनेस, वो हाइड बिजनेस है, क्योंकि सामने तो सिर्फ अच्छी तस्वीर रखी जाती है ना, पीछे लोग
मर रहे होते हैं, पीछे लोगों को पूरी तरह खाना नहीं दिया जा रहा होता, उनके लाइटमैन और उनके साउंड का अरेंजमेंट करने वाले वो बड़े शोषण के शिकार हो रहे होते हैं। शो बिजनेस में क्या क्या आता है? देखो, शो बिजनेस में बेसिक आज हमारा यही है, शो बिजनेस का ही है, उसके नाम से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। शो बिजनेस का मतलब है जो आंखों के सामने किया जाता है, ये वो प्रोडक्शन है जो सामने प्रोडक्शन की जाती है, जिसको हमने थोड़ा सा सर्विस में भी गिना था, पिछली क्लास में हमने किया, और वहां भी मैंने बताया था कि खाने पीने का जो काम है ना, उसका कुछ जो सामने खाना बनाया जाता है वो प्रोडक्शन में भी आता है, सर्विस में भी आता है, दोनों में आता है। स्ट्रीट फूड नंबर 1 काम है, नंबर 1। कारण, खाना इंसान तो खाता है ना, हर रोज खाता है। खाना खाना ही एक ऐसा काम है जो इंसान दिन में 2 बार छोड़ो, 4 बार छोड़ो, कई बार 5 6 7 बार भी कर लेता है ना। ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, ये भी सब सब फेंकता जाता है अंदर। ये सबसे अच्छा काम है, सबसे बढ़िया काम है। आप लोगों ने एक लिस्ट बनाई होगी, उस लिस्ट को निकालो, उसको देखो। जो आपने जो सोचा है कि भाई मैं ये वाला काम करूंगा, उस काम से मिलते जुलते लोगों के काम को निकालो, उस लिस्ट में अलग से उस काम को निकालो जो आपके सोचे गए काम से मिलता जुलता है। फिर उन सारे सारे कामों को जो उस लिस्ट में है उसको एक तरफ रखो और उन सारे कामों के ऊपर कब्जा करने की सोचो। आपको उस पर्टिकुलर काम को पर अपना कब्जा कर लेना है, बाकी सबको वहां से हटना पड़ जाए, उस इंडस्ट्री में से बाकी सब छोटे मोटे कारीगरों का काम बंद करना पड़ेगा, आपको उस पर पूरी तरह अपना कब्जा करना पड़ेगा, उनका बिजनेस खत्म करना है, या तो वो हट जाएं या उन्हें तुम्हारे अंडर काम करना पड़े। देखते हैं। मैं यहां पर एक बड़ी अच्छी चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो जमाना गया जब कंपनीज होती थी, वो आपको नहीं फील हो रहा। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं आप कहेंगे कंपनियां अभी भी हैं, हाँ हैं, कंपनियां अभी भी रहेंगी भी, ऐसे नहीं है कि सब बंद हो जाएंगी, लेकिन एक बात को समझो, वो जमाना गया जब 1 2 4 कंपनियां होती थी और लोग उन कंपनियों में नौकरियां ढूंढते थे। कोई सरकारी कंपनियां होती थी, कोई प्राइवेट कंपनियां होती थी, लोग वहां नौकरियां ढूंढते थे कि हमें वहां नौकरी मिल जाए। लेकिन आज इंटरनेट का जमाना है, आज हर कोई बिजनेसमैन है। जितनी जल्दी तुम इस चीज को समझ जाओगे उतनी जल्दी तुम इस काम में लग जाओगे। पुराने जमाने में क्या, एक राजा होता था, बाकी हर हर इंसान अपने अपने लेवल पर व्यापारी होता था, वो अपना ही काम करता था। उस वक्त इतना पैसा नहीं था, इतनी अमीरी नहीं थी, इतनी सहूलतें नहीं थी। आज देखो सब कुछ है। आज वो जमाना है जब मिलियनियर पर मिलियनियर पैदा हो रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को होश नहीं है, तुम लोग अभी थोड़े पुराने में चल रहे हो, तुम लोग उसको कर नहीं रहे हो। मैं बोल रहा हूं फिर भी आप उसको करके नहीं देख रहे हो। बिजनेस को करो, कुछ ना कुछ करते रहो, इसीलिए तो मैं कृपा साथ लेकर आया हूं। सबसे बड़ी चीज जो मैं बता रहा था, वो जमाना गया जब कंपनियों पर आप लोग डिपेंड रहते थे कि कोई आदमी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करेगा, हमको जॉब देगा, हम वहां जाके जॉब करेंगे। इंटरनेट का जमाना है, तुम सब लोग सिर्फ एक मोबाइल हाथ में लेकर अपनी कंपनी शुरू कर सकते हो और पैसे कमाने शुरू कर सकते हो। सीधा मोबाइल के जरिए सीधा लाखों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो, घर में बैठे बैठे। वो सब लोग 1 1 रुपया भी दे रहे हैं आपको, वो सब लोग 50 50 पैसे भी दे रहे हैं, तब भी आपकी कमाई बहुत अच्छी हो जाएगी। ये जो परिवर्तन आ चुका है वो ज्यादातर लोगों को दिख नहीं रहा। ज्यादातर लोग उसको लेकर अंधे हैं। वो उन्हें लग रहा है अभी वो पुराना जमाना ही चल रहा है। वो नौकरियां मांगने जा रहे हैं, पढ़ाइयां करके नौकरियां मांगने जा रहे हैं। अभी भी लोग पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी में कहते हैं प्रोफेसर लग जाऊं। अरे गया भाई, छोड़ो, अब कब तुम्हें होश आएगी। प्रोडक्शन के लिए स्टाफ चाहिए होता है। प्रोडक्शन और सेल एक साथ चलती है। अगर सेल रुक जाए तो प्रोडक्शन रुक जाती है, अगर प्रोडक्शन रुक जाए तो सेल रुक जाती है। आप लोगों को कभी भी प्रोडक्शन और सेल को अलग अलग नहीं गिनना है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन होगी तो वो जाएगा और सेल होगा, वो दोनों चीजें बहुत जुड़ी होती हैं। वो एक सांप जैसी होती है। ये प्रोडक्शन है और चाहे वो दुनिया के दूसरे कोने में जाके, है ना, ये दिल्ली में बना है और ये यूएसए में जाके बिक रहा है। तो
ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्शन हुई, ये सेल हो रही है, नहीं, ये एक ही चीज है, वो टूटी नहीं है बीच में। यहां पर सेल रुक गई तो यहां प्रोडक्शन पर पूरा असर पड़ेगा, यहां पर प्रोडक्शन रुक गया तो सेल पर पूरा असर पड़ेगा। मैन पावर को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर बिजनेसमैन वन मैन आर्मी होता है। आपको यह चीज कभी नहीं सोचनी है कि अगर मुझे बिजनेसमैन बनना है तो मुझे पहले इंप्लॉयज रखने पड़ेंगे, मुझे पहले बहुत सारे लोगों को पहले ये सोचूं कि किसको क्या काम देना है, इसको क्या काम देना है। ऐसा नहीं है। हर बिजनेसमैन वन मैन आर्मी होता है। हां, आपको हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। इस बात को जरा अच्छी तरह समझना, क्योंकि इंप्लॉय, नौकर, है ना, ये शब्द ऐसे हैं जो गलतफहमी पैदा करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इंप्लॉय कोई ऐसी ऐसी चीज है जो आपकी जगह वो काम करेगा। नहीं, काम आपको ही करना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के A to Z सभी काम खुद ही करने पड़ते हैं। जब आप कामों को करते जा रहे हैं, सारे काम आप खुद ही कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, लेकिन बीच में चीजें गिरने लग पड़ी हैं क्योंकि आप बहुत सारे काम खुद कर रहे हैं, तो आपको एक हेल्पर लगेगा जो आपकी हेल्प करेगा। काम आपको ही करना है। तो सबसे पहले इस चीज को, इस फर्क को समझ लो कि जो बिजनेसमैन होता है ना, वो अकेला ही पूरी कंपनी को चला रहा होता है। पूरी कंपनी उसी की ही परछाई होती है, पूरी कंपनी उसी का ही प्रतिबिंब होती है। अगर वो हाथ हिलाता है तो कंपनी का हाथ हिलता है, अगर वो सिर उठाता है तो कंपनी का सिर ऊपर होता है, अगर वो सिर झुकाता है तो कंपनी का सिर झुकता है, अगर वो गिरता है तो कंपनी गिर जाती है। उसके एटीट्यूड में 1% भी चेंज आता है तो कंपनी में चेंज आता है। अच्छा, आपने एक चीज देखी, मैंने आपको जो नहीं करवाया बीच में, अच्छी तरह समझाया। एक वर्ड है ना यहां पर, बड़ा खूबसूरत, देखा ना, मैंने जॉब के बारे में नहीं बताया है ना? क्यों नहीं बताया? आप कभी जॉब को समझ नहीं पाएंगे जब तक आप एम्प्लॉय नहीं रखेंगे, जब तक आप मालिक नहीं है ना? एक ऑनर होता है, ओके? ऑनर किसी को एम्प्लॉय रखता है। जब वो किसी को एम्प्लॉय रखता है तब उसे पता चलता है कि एक एम्प्लॉय को जॉब में क्या करना होता है, क्योंकि वो ऑनर है तो वो कहता है भाई ये कर वो कर, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा होता कि मुझसे इतना काम क्यों करवाया जा रहा है। देखो, एम्प्लॉय काम कर रहा होता है लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जॉब होती क्या है। जॉब किसको पता होती है? जॉब समझ में आती ही उसको है, ऑनर को, जो दूसरों को नौकरी पर रखता है, क्योंकि उसको उम्मीद होती है, उसको पता होता है कि इसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, मैं इससे क्या उम्मीद करता हूं। इसको थोड़ी पता होता है कि मालिक मुझसे क्या उम्मीद करता है, क्योंकि बिजनेस क्या है वो सारी गेम तो इसके दिमाग में है ना। ये तो बेचारा, मालिक बोलेगा हाँ खड़ा हो जाता है वो खड़ा हो जाएगा, मालिक बोलेगा बैठ जाता है बैठ जाएगा, है कि नहीं? तो जॉब को इसलिए मैं समझा नहीं रहा क्योंकि जॉब कुछ थोड़ी ऐसी चीज है जो आमतौर पर समझ में नहीं आती है किसी के भी। चलते हैं। देखो, मैन पावर को हम जरा अच्छी तरह समझे। हर प्रोडक्शन में मैन पावर लगती है, लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको प्रोडक्शन करनी है। पहले तो सब कुछ खुद करो, लेकिन ज्यादातर मामलों में आपको जल्दी ही किसी ना किसी हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, उसे अपने पास रखो। समटाइम्स आप अपने फैमिली मेंबर को काम पर रख सकते हैं, जैसे वाइफ को। मैंने बड़े लोगों के घर देखे हैं जिसमें घरों में झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, बहुत उठापटक चल रही है। पता है क्यों? क्योंकि लोग अपनी पत्नी को घर में बैठा देते हैं और खुद बाहर जाके काम करते रहते हैं। वो घर में बैठी बैठी सोचती रहती है, सोचती रहती है, सोचती रहती है, और फिर वो लड़ती है, फिर वो झगड़े करती है। इसलिए मैं समटाइम्स कह रहा हूं, अगर आपको ठीक लगे तो पत्नी को अपने साथ काम पर लगाओ। जब वो भी थकेगी ना, जब उसको भी पता चलेगा वहां कितना खपना पड़ता है, वहां जाके कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या सुनना पड़ता है, तो वो भी आराम से घर में बैठेगी आकर। कुछ मामलों में आप अपने भाई को लगा सकते हो, अगर आपको ठीक लगता है, मेरे कहने पर नहीं।
और कई लोगों ने तो अपनी माँ को भी अपने साथ काम पर रखा हुआ है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपका काम ऐसा है, दुकानदारी है, तो लोग माँ को बैठा देते हैं। बुजुर्ग लोगों को तो वो तो अपना बुढ़ापा काटना चाहते हैं ना। अगर वो चल फिर सकते हैं और स्वस्थ हैं तो उनसे काम करवाओ। काम करना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन हमारा देश ऐसा है कि लोग कहेंगे बूढ़ी माँ से काम करवा रहा है। अरे काम तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। वेले कभी नहीं बैठना चाहिए, ना बच्चों को ना बूढ़ों को। छोटे बच्चों से भी काम करवाओ। हमारे यहाँ कहते हैं, अरे छोटा सा बच्चे को कहते हैं, बेटा तू पढ़, तू क्यों पैसों की चिंता करता है, तेरे माँ बाप हैं हम। ऐसे नहीं यार, बच्चों से काम करवाओ, उनको पैसों की समझ आनी चाहिए। थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। जल्दी जल्दी इसको बोलूंगा मैं, क्योंकि ये कोई बहुत ऐसी चीज़ें नहीं है जो करवाई जाएं, स्पेशली इस पर जोर दिया जाए। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा देता हूं कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को अपने पास रख रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें उसका ध्यान रखना चाहिए। पहले तो वेरिफिकेशन करो कि अच्छी तरह बताओ कि जॉब टाइटल क्या होगी, उसको कौन सी जॉब मिलेगी और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो किस डेट से ज्वाइन कर रहा है। फिर हो गया उसकी एजुकेशन डिग्री क्या है और उसकी अटेंडेंस क्या थी स्कूल में, जिससे आपको पता चले कि वो कैसा कैसा स्टूडेंट रहा है। ये चीजें जरूरी है, आपको इन्हें इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे क्या शक्ल देखकर, हाँ अच्छा है यार, हमने क्या करना है तुम्हारी डिग्री को, तुम्हारे स्कूल के सर्टिफिकेट को, तुम्हारे। अरे सब वो बनाते इसलिए कि पता चले ये बच्चा स्कूल में कैसा था, इसकी अटेंडेंस कैसी थी पंचुअलिटी कैसी है। फिर कितनी सैलरी मिलेगी वो भी सब बिल्कुल अच्छी तरह तय करना है। और पिछली जॉब में उनका क्या हुआ था, लास्ट जॉब उन्होंने क्यों छोड़ी, उसमें क्या प्रॉब्लम थी। या फिर अगर आप उनके पुराने सुपरवाइजर से बात कर सकते हैं फोन पर तो जरूर बात करो और उनसे पूछो कि इस एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं। बाकी एम्प्लॉयज के साथ वो उसका कैसा बिहेवियर है, वो कहना मानने वाला है कि नहीं है, उसमें कुछ एथिक्स है या नहीं है, कम से कम उठने बैठने की तमीज है या नहीं है। ये भी बड़ा जरूरी होता है कि कस्टमर आया हो और आपका एम्प्लॉय टांगे फैलाकर बैठा हो कस्टमर के सामने, तो गड़बड़ हो जाएगी ना भाई साहब। आप उसको ट्रेनिंग थोड़ी दे रहे हो, अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो किसी को तो एक अलग चीज आ जाती है। खैर ये जल्दी जल्दी हमने देख लिया, आगे चलते हैं। अगर आप किसी एम्प्लॉय को अपने पास रखते हैं, मैन पावर को रखते हैं, उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करो। बस होगी जांच पड़ताल, अब इंप्रूव करो अपने लीडरशिप स्टाइल को। आपको अब खुद पर काम करना है, आपको नए सिरे से भी एम्प्लॉय को ट्रेंड करना है। उन्हें उन्हें एम्प्लॉय सब एम्प्लॉयज को देखो, एज अ लीडर आपको बहुत काम करना है। आपको बिल्कुल भी मैंने काम बता दिया, आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने काम बता दिया ये कर लेंगे। हर वक्त आपको काम करना है। कर्मचारी एम्प्लॉयज काम नहीं करते हैं, ये तो पल्ले बांध लो। इस बात को अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो। कर्मचारी काम नहीं करते हैं, वो कामचोर होते हैं। लेकिन कब वो काम करते हैं, जब उनका लीडर अच्छा हो, लीडर को ये पता हो कि क्या काम करवाना है। आप जब तक उन्हें बताएंगे नहीं कि तुझे ये करना है, वो अपने आप से कुछ नहीं करने वाले। आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी है। पहली ट्रेनिंग कहां से शुरुआत करनी है, और रोज रोज सुबह आकर, जैसे स्कूल में प्रेयर होती है ना, वैसे ही हर रोज सुबह आकर उनको इकट्ठा करना है और उनको रोज रोज एक ही चीज समझानी है। कौन कौन सी चीजें, हमारी कंपनी की क्या वैल्यूज हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। उनसे भी सलाह लो, उनसे कुछ चीजें पूछो। ऐसा माहौल बनाकर रखो कि, है ना, वो खुद से ही आकर बताएं। हो सकता है टीवी पर किसी आपके कॉम्पिटिटर की टीवी पर एड आ रही हो और आप टीवी नहीं देखते हैं, तो आपके नीचे काम करने वाले तो टीवी देखते हैं ना। ऐसा ऐसा माहौल बनाकर रखो कि वो आकर आपको बताएं कि क्या चल रहा है बाहर।
आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको बहुत सारे काम करने हैं, आप सभी काम अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं, तो कुछ काम थोड़ी चालाकी से उनको भी बांट दो। टीम का आपस में ऐसा तालमेल होना चाहिए कि आपके नीचे काम करने वाले लोग दूसरी कंपनी को अपना दुश्मन समझें। आपके नीचे काम करने वाला एम्प्लॉय आकर कहे, अरे वो सामने वाले गुप्ता जी ने, साले ने 50% डिस्काउंट लगा दिया, उसको गुस्सा आना चाहिए। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, जो नौकर होते हैं ना, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो सोचते हैं हमको क्या लेना, हमने अपना काम करना है, कंपनी जाने दूसरी कंपनी क्या कर रही है। ऐसे नहीं है, आपको उनको मिलाकर रखना है साथ में, उनको भी अपने हथियार बनाओ, सैनिक बनाओ, उनके अंदर भी जहर भरो दूसरी कंपनी कंपनी के लिए, जैसा आपके अंदर जहर भरा हुआ है। उनके अंदर भी वो आगे बढ़ने की और नंबर 1 मार्केट में बनने की आग होनी चाहिए, जैसी आपके अंदर है। यही मैन पावर होती है, यही मैनेजमेंट होती है, यही स्टाफ के साथ और एम्प्लॉयज के साथ रहने का तरीका होता है। से अपने पूरे काम को देखो, अपनी पूरी शॉप पर हमेशा एक नजर रखो, अपनी शॉप के ऊपर एक नजर, बड़ी सख्त नजर रखो कि क्या, किस चीज की जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट है जो सेल नहीं हो रहा है, कौन सा एम्प्लॉय है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, नेसेसरी चेंजेस की कहां जरूरत है, कौन आदमी है जो कंपनी के ऊपर बोझ बनकर बैठा हुआ है। बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है आपको, ना किसी की उम्र का लिहाज करना है, ना किसी की नादानियों को माफ करना है, क्योंकि किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। मैं जिस चीज पर यहां आज बहुत ज्यादा जोर देना चाहता हूं वो ये है कि आपको ये करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बहुत सख्ती से पेश आना पड़ेगा। जबकि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि एम्प्लॉय अपनी जिम्मेदारी खुद समझेगा। अच्छा, आपने व्यापारी तो देखे होंगे ना, पुराने व्यापारी, नया नया व्यापारी नहीं, पुराने व्यापारी। नौकर ताला लगाता है तो हर रोज मालिक ताले को चेक भी करता है अच्छी तरह खींच करके, ताला सही से लगा है। एम्प्लॉय सोचता है कैसा मालिक है, 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए, उसे मुझ पे यकीन ही नहीं है। चाहे उसे तुम पर यकीन हो, उसको एक आदत है सारे काम खुद चेक करने की, और वही चीज तुम्हें आगे लेकर जाएगी। टेक अ हार्ड लुक एट योर बिजनेस, बड़ी सख्त नजर रखो अपने बिजनेस के ऊपर। फिर देखते हैं आगे। एम्प्लॉय से काम लेने के कई कई तरीके, बहुत सारी चीजें हैं। देखो, पूरी लिस्ट तैयार करो प्रोजेक्ट्स की, ओके, और कैसे जो प्रोजेक्ट है वो कैसे प्रोसेस करेगा। टीम को बताओ किसका क्या काम है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप पता है क्या मैनेज कर रहे हैं, आप उन लोगों की शारीरिक क्षमता और उनकी मानसिक क्षमता को मैनेज कर रहे हैं। कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं होना चाहिए जो अंडर वर्क करे या ओवर वर्क करे। आपको जो भी काम उससे करवाना है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही ओवर काम मत करवाओ, ठीक है, भारत में ये रिवाज है, हम इसको एकदम से बदल नहीं सकते कि अगर कोई आपकी दुकान पर एम्प्लॉय है तो आप उसको घर में ही भेज देते हैं, जहाँ बच्चे को भी ले आ, स्कूल भी छोड़ा, खाना भी गर्म कर ला, है ना, चाय भी बना दे, झाड़ू भी लगा दे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, लेकिन अब क्या करें, वो स्टैंडर्ड आने में टाइम लगेगा इंडिया में, वो एक स्टैंडर्ड है। कंपनी का स्टैंडर्ड होता है वो कि भाई जो एम्प्लॉय को बोला है उससे फालतू काम हम नहीं करवाएंगे। लेकिन चलो, क्या कर सकते हैं, फिर भी इसको करने की कोशिश करो कि हम इस चीज को खत्म करेंगे। उनके रोल क्लियर करो, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सेट करो कि भैया मुझे तुमसे ये उम्मीद है। अपने बिजनेस की शुरुआत यानी फर्स्ट स्टेज, खरीद से लेकर, है ना, कच्चा माल खरीदने से लेकर फिनिशिंग तक, फिनिश्ड गुड तक, हर चीज तय होनी चाहिए। आपके पास एक प्लान होना चाहिए। देखो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, सुनो, आपके पास एक प्लान होने चाहिए, और प्लान है आपके पास, नाउ ड्रीम इट 24/7।
ये आपको घर बैठ के करना है। अगर आपको ऑफिस में टाइम मैनेजमेंट करना है तो घर में बैठकर आपको क्या करना है, एक प्लान होना चाहिए आपके पास। प्लान बन गया, नाउ ड्रीम इट। अब सपना देखो। कितने बजे से कितने बजे तक देखना है सपना? 24 घंटे, हर वक्त। इसे कहते हैं हाइपर फोकस। ये मैंने किया है। मैं बहुत तारीफ सुनता हूं अपनी, बहुत तारीफ सुनता हूं। मुझे मुझे बहुत तारीफ सुनने को मिलती है। लोग किसी ना किसी तरीके से मुझे भेज रहे होते हैं कि आप जैसा स्पीकर कोई भी नहीं है। और मेरी मेरी बातचीत में क्राफ्ट है। वो कहते हैं कि आप कुछ भी बोलते हैं वो जबरदस्त होता है, आपके शब्दों के ऊपर पकड़ बड़ी अच्छी है, क्लियर होती है, और कैसे आप पर्टिकुलर किसी चीज के लिए एग्जैक्ट एग्जाम्पल और शब्द इकट्ठा कर लेते हैं। वो कहां से आया जानते हो? यहां से आया है वो। हाइपर फोकस को समझो। हाइपर फोकस कैसे करते हैं? जो भी काम आप करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, जो भी प्लान आपने बनाया है, उसको 24 घंटे अपने दिमाग में चलाओ। अगर आप एक छोले भटूरे वाली स्टॉल लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सोचना है 24 घंटे। 24 घंटे सोचना है कि मैं प्याज काट रहा हूं, मिर्ची काट रहा हूं, और उसको कस्टमर आ रहा है, मैं डाल डाल के ऐसे दे रहा हूं। अब उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट होगी, सपने में इंप्रूवमेंट होगी। मेरी भाषा अच्छी है क्योंकि मैंने सालों साल उसको दिमाग में गूंधा है। सालों साल। शुरू भी नहीं हुआ था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं अकेला बोलता रहता था, अकेला ही बोलता रहता था मैं। नहाते नहाते बोलता रहता था, खाते खाते बोलता रहता था। ये इसलिए मेरी लाइनें इतनी और ऐसा नहीं कि मैंने बनाया, यहां से सुन लिया, वहां से सुन लिया, कोई बुक पढ़ी, उसमें कोई लाइन अच्छी लगी, मैं उस लाइन को रटता रहता था उस लाइन को, पूरी लाइन को रटता रहता था। स्पीकर्स को सुनते थे, है ना, जुडू कृष्णमूर्ति को पढ़ लिया, ओशो को सुन लिया, और बड़े बड़े स्पीकर जो लीडर रहे हैं, मार्टिन लूथर को सुन लिया, मार्क ट्वाइन को पढ़ लिया, बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ा है मैंने। बेशक पंजाबी राइटर बहुत जबरदस्त राइटर होते हैं, पंजाबी राइटर, उनको पढ़ा है मैंने। क्या क्या बताऊं, सब सब कुछ किया हुआ और मैं एक शख्स का नाम यहाँ जरूर लेना चाहूंगा, मुंशी प्रेमचंद। क्या उनकी, क्या वो लिखारी थे, और क्या वो लिखते थे, क्या मजा आ जाता था उनको पढ़ के। क्या उनकी पकड़ और अपनी बात को कहने का जो तरीका है, उसको मैंने गूंधा है, उसको मैंने पिया है, उसको चबा चबा के, और अपने दिमाग में वो जाके वो हर कहीं फैल गया है। अब मुझे कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। जो चीजें मैं आज कर रहा हूं, मैं उसको पहले देख चुका था, उसको पहले मैंने समझ लिया था। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो उसके पीछे जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहां पर मैं कुछ स्पीकर के नाम लेता हूं, है ना। जैसे आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को सुना होगा ना, आते हैं वो भी बिजनेस पर अच्छा बोलते हैं। देखकर पता चलता है होमवर्क किया हुआ है इस आदमी ने, होमवर्क किया है। जिसने होमवर्क किया होता है ना, जिसने प्रैक्टिस की होती है, उसकी परफॉर्मेंस में मजा आता है, मजा। अगर कोई कलाकार आपके सामने मूर्ति बना रहा है तो आपको देखकर अच्छा लगेगा ना। क्यों अच्छा लगेगा? उसकी प्रैक्टिस की वजह से अच्छा लगेगा। वो हाइपर फोकस होता है, टाइम बच जाता है। देखो टाइम मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। जितना ज्यादा आप ड्रीम इट समझ लो या फिर प्रैक्टिस समझ लो, जितनी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई डांसर ले लो, एक्टर ले लो, कुछ लोग इतनी फिल्में बना चुके हैं कि उनको दूसरा टेक देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ डायरेक्टर इतने अच्छे हैं कि वो घटिया टेक भी उठा लेते हैं, कहते हैं ठीक है बाकी मैं ठीक कर लूंगा। अब जहां एक्सपर्टीज आ रही है वहां एक चीज भी तो हो रही है, टाइम बच रहा है। इसलिए तो लोग एक्सपर्ट लोगों को लेकर आते हैं कि भाई तुम काम हाथ में लो, क्योंकि तुम किसी काम को 4 दिन में कर लोगे। किसी भी नए बंदे को मैंने दिया, कम से कम 40 दिन लेगा वो।
40 दिन लेते हैं लोग, नए नए लोगों को कोई काम नहीं देता। आप लोगों ने मेरे मुंह से पहले भी एक बार सुना होगा कि काम उसी आदमी को सौंपो जिसके पास टाइम ही नहीं है करने के लिए, जो इतना बिजी है कि उस 50 लोगों के काम पकड़ रखे हैं उसने। जबकि होता क्या है, लोग है ना, कोई मजदूर ढूंढते हैं या किसी काम को करने के लिए कोई आर्टिस्ट ढूंढते हैं या कोई, है ना, तो वो ऐसा आदमी ढूंढते हैं जो कुछ नहीं कर रहा, जो वेला बैठा, बोले हाँ यार तेरे पास टाइम है तू कर दे मेरा ये काम, वो उसके पास तो टाइम ही नहीं है। अरे जिसके पास टाइम नहीं है वही तो कमाल होता है। इसलिए तो उसके पास टाइम नहीं है। बिजनेस डिपेंड करता है आपके व्यक्तित्व पर। इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी, नॉट ए ट्रिकी गेम। बिजनेस कोई ऐसे ट्रिक से नहीं चलते हैं, बिजनेस कोई ऐसे कोई फॉर्मूलों से नहीं चलते हैं कि किसी को बेवकूफ बना लिया, लोगों को बेवकूफ बना के काम करवा लिया, या बड़े बड़े वादे करके काम करवा लिया, या है ना पैसे ले लिए हो जाएगा जी बाद में नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी चलते हैं बिजनेस। इट्स अ फकिंग स्पिरिचुअल जर्नी। एक शब्द है, उर्दू का शब्द है, बड़ा मजेदार शब्द है, दिलावर। यह व्यापारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिलावर का मतलब होता है द ब्रेव वन, महावीर, दुस्साहसी। बिजनेसमैन बहुत हिम्मत वाला इंसान होता है, ना वो थकता है, ना वो परेशान होता है, ना वो हारता है। आप उसे मार ही नहीं सकते, बिजनेसमैन मरता ही नहीं है। उसे कुचलते जाओ उठता जाएगा, कुचलते जाओ उठता जाएगा। दिलावर। आप ये मत सोचो कि मुझे बिजनेस की समझ नहीं है, मेरे पास मैनेजमेंट की डिग्री नहीं है, मैं कैसे करूंगा। अरे दुनिया में आज तक जितने बिजनेसमैन हुए अनपढ़ ही तो हुए। पापड़ बनाने वाली कुछ महिलाओं ने लिज्जत पापड़ की कंपनी खड़ी कर दी है, और छोड़ो उसको, छोड़ो वो तो बड़ा कॉमन एग्जांपल है। धीरू भाई अंबानी से लेकर, और आप किसी भी चीज को देखते जाइए, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर कभी भी ये चीज नहीं आनी चाहिए कि शायद मैं कम पढ़ा लिखा हूं, हो सकता है मुझे ये समझ में ना आए यार, अगर मुझे वो पता ही ना चला, मुझे इतनी समझ नहीं है। अरे बिजनेस का मतलब ही सीखना होता है। मुझे एक बात बताओ, इंजीनियर में और मिस्त्री में क्या फर्क होता है? इंजीनियर अमीर हो जाते हैं, मिस्त्री अमीर नहीं हो पाते। पता है क्यों? सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। इंजीनियर और मिस्त्री में एक फर्क होता है, इंजीनियर इंग्लिश बोलता है और मिस्त्री सोचता है यार है ना मैं कहां बिल्डिंगें बनाऊंगा, वो डर गया है। हर मिस्त्री को, हर मजदूर को जिसे ईंटें रखनी आती हैं, जिसने किसी मिस्त्री के नीचे 5 साल गारा बनाया है, ईंटें रखी हैं, फर्श लगाया है, सैनिटरी किया है, पानी पाइपलाइन डाली है, उसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो चाहे तो अच्छे अच्छे इंजीनियर को पीछे छोड़ जाए, लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े कॉलेज लाखों रुपए इंजीनियरिंग की फीस लेते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो उन्हें सिर्फ, वो सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाते हैं, उनके अंदर एक एटीट्यूड डालते हैं, वो एटीट्यूड इतना महंगा है कि वो लाखों रुपए ले लेते हैं। और यहां पर मैं एटीट्यूड की ही बात कर रहा हूं। हाइपर फोकस करना है, स्टॉप वॉचिंग क्रिकेट, मूवीज, सॉन्ग्स। अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट मत करो, आज से ही बंद करो, बिल्कुल बंद कर दो। मेरे मोबाइल में कभी भी गाना नहीं था। जिस दिन से मेरे हाथ में मोबाइल आया ना, मैंने उसमें कभी गाना नहीं रखा। वो गाने वाली चीज ही नहीं है। ना उसमें कभी कोई फिल्म होती है, ना उसमें कभी कोई गाना होता है। उसमें रिसिप्ट्स होती हैं, जिन्होंने मुझे पैसे भेजे हैं, जिनसे मैंने पैसे लिए हैं, उस पर वो सारा फोटोज, बंदों की फोटोएं खींचते। पहले बहुत बहुत पहले जब मैं काम करता था, अलग अलग काम हम करते थे, उसमें कोई भी मेरा मोबाइल पकड़ता था, ला कोई फिल्म देखे, कोई गाना देखे, उसमें बस लोगों की फोटो भरी होती थी, प्लॉट्स की फोटो। प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर लेता था मैं, और या किसी के, है ना, कुछ भी जिससे व्यापारी से हमने सामान खरीदा है, उठाया है,
कभी मैं किसी के साथ भी लग जाता था, ट्रांसपोर्टेशन में भी लग जाता था, कोई मुझे कहता था चल भाई मेरे साथ वो सामान वहां लुधियाने तक छोड़ आते हैं, तो मैं चला जाता था, वहां से ही फोटो वोटो खींच लाते। काम सभी करने हैं, सभी काम करो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। आज तुम्हारे पास जानते हो क्या है, पहले एक व्यापारी को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, उसे हजारों ऐसे काम थे जो जिसके लिए उसे सैकड़ों लोग लगते थे। आज वो सब कुछ एक मोबाइल में आ गया है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके लिए चार्ट्स बना देंगे, ग्राफ्स बना देंगे, एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स हैं, अवेलेबल हैं, और वो अनपढ़ों के लिए अवेलेबल हैं, समझ रहे हो? अनपढ़ों के लिए वो जो चार्ट बनाते हैं ना, पता ना, अगर आप कोई भी डैशबोर्ड देखो वहां पर ऐसे होता है ना कि एक है ना, ये ऐसा ही होता है कुछ। मैं ज्यादा नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी करूंगा इसको। ओके, ये इतना बिक गया, फिर ठीक है, ऐसे ऐसे चार्ट्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, देखे ना आपने, ऐसे बने होते हैं कि जी 18% ये हो गया, ये 16% हो गया, ये 13% हो गया। ये खुद जाकर ढूंढो, खैर मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, जल्दी जल्दी आपको ढूंढना है कि कहां गड़बड़ हो रही है। बुक कीपिंग, कैलकुलेशन करो, राइट डाउन एवरी एक्टिविटी, सब कुछ लिखो, जल्दी से जल्दी पता करो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो और जल्दी से जल्दी पता करो कि कहां पर क्यों मेरा काम धीरे हो रहा है, क्यों मेरा काम रुक रहा है, मुझे स्पीड बनानी है। स्पीड ही सब कुछ है। जब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम का मतलब है टाइम बचाना। स्पीड, टाइम का मतलब है स्पीड, जल्दी। नंबर्स डोंट लाई, नंबर झूठ नहीं बोलते, कभी धोखा नहीं खाओगे। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर है आपके पास, और बहुत कुछ है, मैं सॉफ्टवेयर्स पर नहीं बोल रहा हूं, अपने आप खोज करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ, देखो तुम्हारी स्पीड क्यों रुकी हुई है। अपने पूरे दिन में आपके बिजनेस में जो जो काम होता है सबकी लिस्ट बनाओ, सारी एक्टिविटीज की, फिर उस लिस्ट को चेक करो, उस लिस्ट में जो कुछ भी आपने लिखा है, जो काम जरूरी है उसके सामने राइट टिक लगाओ, जो काम नहीं जरूरी है उसके आगे क्रॉस लगाओ, फिर दूसरी बार फिर से चेक करो, जो काम नहीं जरूरी है उन्हें लिस्ट से हटाओ। अनप्रोडक्टिव काम, अनवैल्यूएबल काम, बार बार उस लिस्ट को चेक करते जाओ, उसमें इमरजेंसी के हिसाब से कि किस चीज को जल्दी करना जरूरी है उसको जल्दी करो। बी अ नो इट ऑल, एक ऐसे इंसान बनो जो सब कुछ जानता है, जिसको सब कुछ पता हो, उसकी उंगलियों में सारा व्यापार हो। तुम्हारा ग्रॉस मार्जिन कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, क्रेडिट स्कोर कितना है, दिन के एंड में कैश इन हैंड कितना है, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए कि तुम्हें पता ही नहीं है। अपने बिजनेस मॉडल को इंप्रूव करो, अपने कस्टमर की लिस्ट बनाओ और उसका ध्यान रखो। देखो, देयर इज ऑलवेज समथिंग इन बिजनेस दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली। बिजनेस का मतलब ही होता है 99 का फेर, है ना? सुना है ना ये कहावत, सुनी ना, एक मुहावरा है ना, 99 का फेर, कि भैया 99 का फेर है, मतलब कभी ये 100 होता ही नहीं है, ये 99 ही रहता है। बिजनेस ऐसी चीज है, आप उसको ठीक करते रहेंगे, उसमें कमी रह जाएगी, आप उसे फिर ठीक करेंगे, फिर कमी रह जाएगी, यहां से वहां से वहां से वो चलता ही रहता है, फिर ऐसे जिंदगी निकल जाती है, मर जाओगे ऐसे ही, 99 100 नहीं होगा। यही तो मजा है। इंप्रूवमेंट, उसे ठीक करना, उसे बेहतर करना। आप लोगों ने एक वर्ड सुना है, पाप, है ना? जानते हो पाप किसे कहते हैं? पाप का मतलब होता है देर से समझ में आना।
जिंदगी में और कुछ पाप नहीं है, एक ही चीज पाप है, तुम्हें बड़ी देर बाद पता चला, जिंदगी निकल गई, समझ में नहीं, पहले नहीं आया समझ में, अब समझ में आया, लेकिन अब तो वक्त गुजर गया, क्या करें। और अपने कस्टमर से प्यार करो, अपने कस्टमर की लिस्ट बनाओ। अच्छा तुम लोग कितने बच्चे हैं यहाँ पर, अब तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो अचानक ही कहीं आसमान से टपक पड़ा है। अगर तुम लोग गौर से देखो तो तुम सब कितने सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हो, इसलिए नहीं कि तुम मेरे साथ जुड़े हो, मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। इंक्रीज योर नॉलेज अबाउट द कस्टमर्स इमोशंस। नेक्स्ट जनरेशन के बायर को अट्रैक्ट करो। आने वाली जनरेशन का जो बायर है उसके बारे में सोचकर प्लान्स बनाओ। इससे टाइम मैनेजमेंट होगा, उससे स्पीड बढ़ेगी। आखिरकार हमें स्पीड ही बढ़ानी है ना, ये हम जितना भी पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर बिजनेसमैन। हमेशा अच्छे बिजनेसमैन पर नजर रखो, अपने आस पड़ोस के बिजनेसमैन पर नजर रखो, वो कैसे बिजनेस कर रहा है, कोई कंपनी कैसे बिजनेस कर रही है, उस कंपनी के ऑफिस में जाओ, उनसे बातें करो, उनके ब्रोशर्स लेकर आओ, पढ़ो, देखो वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने लेवल पर रिसर्च करके उस काम को कर रहे हैं। फिर दूसरी कंपनी को देखो वो क्या कर रहे हैं, वो इमिग्रेशन वाले कैसे काम करते हैं, फलाने इमिग्रेशन वाले कैसे काम करते हैं, या फिर फलानी बिस्कुट की कंपनी क्या कर रही है, वो बिस्कुट के पैकेट के ऊपर क्या क्या लिख रही है, सब पढ़ो। कस्टमर को कभी बेवकूफ मत समझो, कस्टमर बहुत होशियार होता है, वो बड़े होशियार लोग होते हैं। सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा है वो होशियार होता है, क्योंकि भाई उसने पैसा खर्चना है, पैसा खर्चने का दिल किसी का नहीं करता। हर कोई पैसा खर्च करने से पहले 1000 बार सोचता है कैसे ना झेलनी है। और आपको तो झेलनी आनी चाहिए ना, आप बिजनेसमैन है तो आपको ये सोच के चलना है कि लोग मना करेंगे, लोग कहेंगे हमें ज्वाइन नहीं करना, जाओ भाई हमें ज्वाइन नहीं करना, लौट लौट कर वापस जाओ, फिर करो, दूसरा करो, तीसरा करो, 10 लोगों से मिलो, 50 लोगों से मिलो, 100 से मिलो, 200 से मिलो, 500 से मिलो, 1000 लोगों से मिलो। एक 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 कॉमन चीज देखते हो ना, सब जीरो से आते हैं। क्यों, ये जो जीरो है ना बहुत ताकतवर होता है। आज अगर आप लोगों को कृपा में ज्वाइन करने के लिए नहीं मना पा रहे हैं तो क्योंकि आपके पास जीरो नहीं, अभी आपकी रोटी चल रही है। वो आदमी कभी व्यापारी नहीं बन सकता जिसका काम चल रहा है। व्यापारी बनता ही वो है जो पागल हो जाए, जो कहे बताओ करना क्या, क्या बेचना है भाई साहब, मैं बेचूंगा, पकड़ पकड़ के लोगों को। इट्स इट्स ऑल अबाउट यू। Remember, you are the product. You are the product. You are the fucking product. एक व्यापारी का व्यक्तित्व बिकता है। आपको क्या लग रहा है मैं यहां जो बोलता हूं इसकी वैल्यू है, मेरी वैल्यू है। ये सब कुछ कोई चोरी करके वो बोलने लग पड़े तो आप सुनने थोड़ी लग पड़ोगे। आप एक आदमी को ये सारा दे दो, उसको बोलो चल अब तू बोल, वो बोल भी लेगा, ऐसे ही बोल लेगा, शायद इसी आवाज में बोल लेगा, लेकिन बात नहीं बनेगी। आपको उससे प्यार नहीं होगा, आपको मुझसे प्यार है। थोड़ी नॉर्मली टाइम मैनेजमेंट को अगर आप अपनी बुक्स के जरिए समझने की कोशिश करें, अगर आप नॉर्मली किसी इंस्टीट्यूशन की बुक को पढ़ें जिसमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स मिलती हैं जो मार्केट में, अगर आप उन पर देखें तो उसमें काफ़ी कुछ और मटेरियल है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो कोई अच्छा मटेरियल नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता है। वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने बुक लिखने और बुक को बनाकर बेचने के मकसद से ज्यादा, है ना, उसको उलझाया होता है कि ये करो वो करो। उन्होंने बहुत डिटेल में दिया होता है, बिकॉज अब 2500 शब्दों की किताब लिखनी है
तो काफी कुछ लिखना पड़ेगा, उसको कई हिस्सों में बांटना पड़ेगा, एक टाइटल देना पड़ेगा जो बिके। खैर फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी चीज है, अच्छी है, लेकिन और मेरी जो मैं करवाता हूं वो चीज होती है अबाउट फिलॉसफी। वो बहुत गहरी चीजें हैं। अगर आप कहीं बाहर से टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, जो अच्छी बात है, सीखना भी चाहिए, मैं खुद कहता हूं, सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, यहाँ वहां से और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, लेकिन उनको सीखने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है और अप्लाई करने में उससे भी ज्यादा वक्त लगता है। जबकि दुनिया के महान व्यापारियों ने जिस ट्रिक का इस्तेमाल किया है, उस ट्रिक का नाम है स्पीड। जब हम टाइम के हिसाब से चलते हैं, देखो टाइम ही सब कुछ है, टाइम ही असली गेम है। जब आपने एक 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 सेकंड का डिसाइड कर लिया कि कहां खर्च करना है, तो अपने आप सब कुछ तय हो जाएगा, सारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? आपके पास बहुत सारा काम होना जरूरी है। जब तक काम बहुत ज्यादा नहीं है तब तक टाइम मैनेजमेंट मुश्किल है, नहीं होगा। जब तक आपके पास 24 घंटे के लिए काम नहीं, या फिर उसके लिए हम लोग डेडलाइन तय कर लेते हैं, पार्किंसन फॉर्मूला वगैरह जो हमने पहले भी किया हुआ है कि इतने जी 8 घंटों के अंदर अंदर, ठीक है, मैं फलाना काम करूंगा। तो उससे क्या होता है, वो 8 घंटे में आपकी सारी पावर बट जाती है, आपका सारा फोकस बढ़ जाता है। फोकस खराब कब होता है? जब आपके पास 24 घंटे होते हैं, ज्यादा टाइम होता है, ठीक है ना। काम, बात को बड़े आराम से समझो। देखो होता क्या है, अगर काम ज्यादा हो और टाइम कम हो तो बड़ा अच्छा सब कुछ चलता है, सारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह हो जाता है। अगर, है ना, अगर हमारे पास काम ज्यादा हो, टाइम कम हो, तो हम कम टाइम में ज्यादा काम बांट लेते हैं, तेजी से उसको छोटे 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 हिस्सों में बांट देते हैं, या हमारी बाकी सब कुछ तय हो जाता है, हमारी काम करने की स्पीड भी बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन गड़बड़ कहां होती है? जब आपके पास काम कम हो, है ना, जब आपके पास वर्क लेस हो, है, और टाइम ज्यादा हो, ये प्रॉब्लम है। ज्यादा टाइम हो, फालतू टाइम का क्या करेंगे, तो क्या करता है बंदा, उसको धीरे 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 करता है, मजे मजे से करता है, तो सारी सारी क्वालिटी खराब हो जाती है। प्लान तब तक अच्छा नहीं माना जाता जब तक उसमें स्पीड और स्मूथनेस ना हो। हम एक एग्जांपल देखते हैं, बड़ी अच्छी एग्जांपल है, मैंने कहीं तो पढ़ी थी, कहीं तो सुनी थी, बड़ी अच्छी एग्जांपल है। एक पेंटर था, ठीक है, उसके पास क्या था, उस पेंटर के पास ना बहुत कम काम आता था, जैसे है ना, होता ही है कि कोई कोई आकर उससे पेंटिंग बनवाता था, तो वो बहुत ज्यादा पैसे मांगता था। फिर वो बंदा कहता था कि ठीक है भाई बना दे, वो उस पेंटिंग का ले लेता था एडवांस और बनाता रहता था 7 दिन 8 दिन। फिर वो 8वें दिन आता था तो वो कहता था रुको अभी, है ना, वो देखो कलाकार है भाई, कलाकार तो अपना टाइम लेगा ना मजे से। सामने वाला भी प्रेशर नहीं बनाता था, वो कहता था भाई मास्टरपीस बनाना, तुम बहुत अच्छे पेंटर हो, ऑफ कोर्स तुम मास्टरपीस ही बनाओगे तो अच्छी सी पेंटिंग बना दो। फिर वो 10 से 15 दिन ले लेता था। लेकिन क्या हुआ, सडनली उसका काम बड़ा अच्छा चल गया, किसी भी बहाने से उसका काम बड़ा अच्छा चल गया। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, वो बहुत ज्यादा पेंटिंग्स बनाने लग गया, नॉर्मल पेंटर से भी ज्यादा तेजी से पेंटिंग बनाने लग गया। और वो एक दिन में 10-10 पेंटिंग्स बना देता था, और सभी मास्टरपीस। और लोग बड़ा हैरान हो गए, और वो पैसे भी खूब लेता था, और काम भी बड़ी तेजी से करता था, और काम अच्छा भी करता था। तो लोगों ने एक अंदाजा लगाया कि शायद इसके पास काम ज्यादा आने लग पड़ा है, और ये हुनरमंद आदमी है तो बड़ी तेजी से बना लेता है। लेकिन जब वो मरा, उसकी सारी दौलत सामने आई, जो भी होता है, तो एक और सच्चाई सामने आई, क्या, कि जब उसको काम ज्यादा आने लग गया तो उसने क्या किया, लोकल पेंटर्स, जो छोटे पेंटर्स होते हैं ना, जो हल्के फुल्के, मतलब है ना, बेचारे जो सीखना चाहते हैं या अपने आप में गरीब पेंटर्स हैं, उन सबको उसने बैक एंड में रखा हुआ था। वो लोग एक, जैसे है ना, मशीनें चल रही होती हैं फैक्ट्री में, वो लोग पेंटिंग पे पेंटिंग कर रहे थे, और हर एक चीज बटी हुई थी, कितना कलर लगेगा, कितना
कागज लगेगा, कितना वक्त लगेगा एक पेंटर को, जो हम चीजें अभी लास्ट क्लास में भी पढ़कर आए हैं कि जब आप चीजों को अच्छी तरह बांटते हैं, और वो अपना टच देता था, ऐसा नहीं है कि वो तो कोई धोखा दे रहा था, वो उनसे पेंटिंग करवाता था, क्योंकि एक मास्टर आदमी जो होता है ना, वो उनको कहता था भाई तू ये बना, ये तू ये बना, ये बना, उसमें से वो खुद जाके थोड़ा ठीक करता था। यानी वो हर एक पेंटिंग को दिन में अगर 30 मिनट भी दे रहा था, अगर वो दिन में, है ना, अगर दिन में 10 पेंटिंग्स हैं, तो वो अगर 10 पेंटिंग्स को 30-30 मिनट भी दे रहा है, तो भाई उसमें क्या जा रहा है उसका। और 30 मिनट एक उस्ताद का हाथ लगा, 30 मिनट काफी है, वो बता देता था। बाकी भी उस्ताद हैं जो बना रहे हैं, वो भी कोई बिल्कुल ही सड़क छाप लोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कोई घास काटने वाले हैं या गाय चराने वाले हैं, उनको पेंटिंग का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो काम बड़ी अच्छी तरह चलने लगा। और उसका जो टच था, बाकी उसकी भाई लोगों का अपना फेस वैल्यू होती है, उसका जो नाम था, उसकी जो प्रतिष्ठा थी, और सच में उसकी पेंटिंग में उसका टच था, नीचे उसका साइन होता था, और वो बड़ी महंगी बिकती थी। लोग इसलिए भी खरीद लेते हैं क्योंकि वो आगे किसी को महंगा गिफ्ट दे सकें या बेच सकें। पेंटिंग्स पुराने जमाने में सोने के गहनों जैसी चीज पेंटिंग में कंसिडर की जाती थी। मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ज्यादातर लोग इस पॉइंट को नहीं जानते हैं कि लोग इतनी पेंटिंग्स क्यों बनाते थे और इतनी पेंटिंग्स क्यों खरीदी जाती थी, बेची जाती थी। क्योंकि वो एक क्लास थी, एक खुद को, है ना, ऐसा दिखाना कि हम आप लोगों से ऊंचा सोचते हैं, ऊपर बैठे हैं, हम ज्यादा समझदार लोग हैं, हम ज्यादा महान लोग हैं। हम पेंटिंग्स खरीदते हैं और पेंटिंग्स गिफ्ट करते हैं, बजाय किसी को सस्ते फूल देने के। ठीक है, तो गड़बड़ चलती रहती है जो चली। अब हम कुछ चीजें देखते हैं जैसा हम करते आ रहे हैं। एक ना बड़ा अच्छी चीज होती है जो हाइड बिजनेस प्लस शो बिजनेस दोनों को लेकर होती है। उसमें क्या होता है, हाइड जो होता है बहुत ही छोटे लेवल पर होता है, बिल्कुल ही जैसा मैंने अभी पेंटिंग की एग्जांपल दी कि बिल्कुल दीवार के पीछे ही होता है। आप यहां खड़े हैं, इस दीवार के दूसरी तरफ ही छुपा हुआ है, आपको पता ही नहीं है। जैसे मैजिशियन होते हैं, है ना वो अगर पर्दा आगे करते हैं और उसे लहराते हैं, पीछे खड़ी लड़की कहीं छुप जाती है जाके, या वो कुर्सी के अंदर चली जाती है, या वो प्रकट होने के लिए कुर्सी के सामने आ जाती है, अंदर ही कहीं छुपी होती है। तो वो जो बिजनेस होता है ना हाइड और शो का, वो बिजनेस बड़ा अच्छा रहता है। उसमें एक चीज आती है, अगर आप घर से कुछ चीजें बनाकर ले जाएं, जैसे मैं कुछ हल्की फुल्की चीजों के नाम लूंगा यहां पर, है ना, राजमा चावल एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं, है ना। बहुत सारे लोग करते हैं, वो घर से ही सामान बनाकर ले जाते हैं, वहां पर कुछ भी उनको गर्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक चीज भी ध्यान रखना कि एक लिस्ट बनाओ, अपनी खोज को थोड़ा और फैलाओ, ऐसी चीजों को खोजो जो ठंडी ही संभली भी जाएं और ठंडी ही खाई भी जा सके, ना उन्हें ठंडा करना पड़े। कुल्फी आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसको तो जमा कर रखना पड़ता है ना। अगर आप किसी एक ऐसे खाने की खोज कर सकें जो, हाँ, जैसा जैसा क्या है भाई, गोलगप्पे, टिक्की, है ना, सॉरी टिक्की नहीं, चाट, पापड़ी। अब वो क्या होता है, वो कुछ गर्म, ना उसको गर्म करना पड़ता है ना उसको ठंडा करना पड़ता है, वो जैसा भी होता है वैसे ही सर्व हो जाता है। और ये ही एक बहुत जबरदस्त चीज है कि ना वो गर्मियों में खराब हो रही है, ना उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, ना वो सड़ रही है, ना उसको गर्म करके देना पड़ रहा है, ना तेल लग रहा है, ना गैस लग रहा है, ना वहां कुछ आग को जलाने की जरूरत है, ना अंगीठी, ना तंदूर कि भैया कोई कहे भागो यहां से तो फटाफट आग बुझाओ, लकड़ी जलाई थी लाकर, कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे फूड होते हैं जो आप कभी भी किसी भी मौसम में खा सकते हैं, जैसे कैंडीज हो गई, जिसको ना गर्मी की जरूरत है ना ठंड की जरूरत है। हालांकि हम थोड़ा ये देख रहे हैं, राजमा चावल तो थोड़ा सा ऐसा है कि आप घर से गर्म बना के ला सकते हैं, वहां सर्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसी चीज के अंडर ला सकते हैं। अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, उन्हें सॉल्व करो। जो मेन पर्पस होता है मैनेजमेंट वर्ड में, ठीक है, देखो मैनेजमेंट वर्ड में जो का मेन पर्पस जो होता है ना, वो होता है
बर्बादी को कम करना, खराबी को कम करना। अगर आप खाने की चीजें भी बनाते हैं तो एक बड़ी मजेदार चीज है, आपके टमाटर सड़ नहीं रहे हैं क्योंकि आप उनको बड़ी तेजी से बना लेते हैं। अगर आप नहीं बना रहे हैं जल्दी जल्दी तो वो सड़ रहे हैं, आपके रंग सूख रहे हैं, आपका खाना सड़ रहा है। हर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एवरी अवेलेबल एलिमेंट्स इज प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, उसका अच्छी तरह इस्तेमाल होना। अगर आपके पास एक झाड़ू है, समझे, तो उस झाड़ू का इस्तेमाल तब तक करो जब तक वो बुरी तरह घिस कर खत्म ना हो जाए। ये एग्जांपल मैं बहुत बार देता हूं झाड़ू की, क्योंकि झाड़ू कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है। चाहे आपकी दुकान है, चाहे आपका महल है, चाहे कुछ भी है, वहां झाड़ू की जरूरत है। हर एक चीज को खत्म होने तक इस्तेमाल करना है। और अगर आपने एक पेन खरीदा है तो उसकी रिफिल चलती 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 यहां तक आके खत्म हो जानी चाहिए। आपने देखा ना, टीचर्स होते हैं या बाकी लोग होते हैं, वो अपने पेन के पीछे बड़े क्रेजी होते हैं। लोग अक्सर कहते हैं क्या एक पेन है मर रहा है। अरे पेन भाई, बात पेन की नहीं है। एक बिजनेसमैन के लिए वो उसका हथियार है, वो अपने उसके काम का उसको वो देख रहा है कि मैंने कितना पेन खत्म कर दिया, मतलब मैंने कितना काम किया। कुछ लोगों की पेन की निब के ऊपर वहां नंबर लिखे होते हैं कि कहां तक पहुंच गए हैं। इट्स ऑल द गेम ऑफ नंबर्स, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ कैलकुलेशन। किसी भी काम में परफेक्शन के लिए आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, आपको पाई की जरूरत पड़ेगी, आपको गोल्डन रेशो की जरूरत पड़ेगी, आपको हर चीज की जरूरत पड़ेगी। एक डेसिमल अपने अपने आप में पूरा पिरामिड खड़ा करता है। अगर आप पिरामिड को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। आपको 3, 6, 9 का मैजिक समझना पड़ेगा। खैर हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं अभी, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं कि ये कितना जरूरी है। 1 सेंटीमीटर, सबसे पहले सेंटीमीटर की खोज हुई। व्हाट द फक, सेंटीमीटर से ही तो बात बनती है, यहीं से तो दुनिया शुरू हुई है। ये सेंटीमीटर, ये साए, सॉरी, ये सेंटीमीटर, ये पाए, ये गोल्डन रेशो, इनसे पिरामिड बना। और ये भारत ने बनाया है। और मैं इस पर अभी नहीं चर्चा में नहीं पढ़ना चाहता, इस पर मैं आऊंगा कभी। मैं इस पर थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि खैर छोड़ो। मैं निकल जाऊंगा उसी तरफ ही। ओके खैर, हो गया। बिजनेस का मतलब होता है A to Z कैलकुलेशन। चलो यहां तक हमारी बात खत्म होती है। हमारी जो क्लास है उसका मेन मुद्दा यहां खत्म होता है, लेकिन हम कुछ चीजों पर अभी और चर्चा करेंगे इसी से मिलती जुलती चीजों पर। जैसे नेवर अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग अ ब्रेक। बहुत काम कर रहे हैं हम लोग, बहुत काम करेंगे। जब आप बिजनेसमैन बनेंगे तो दिन रात बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन कभी ये मत सोचो कि एक वेकेशन, एक छोटी सी छुट्टी ये बड़ी जरूरी होती है आपके लिए। आप लीडर हैं, आपके लिए भी जरूरी है, लेकिन आपके लिए शायद जरूरी ना भी मान लें हम थोड़ी देर। लेकिन आपके जो वर्कर्स हैं, समझे, उनको बीच में आराम करवाना, ठीक है ना, द वर्ड इज आराम करवाना। वो नहीं करना चाहे तब भी करवाना। वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और सभी देशों ने लगभग इस चीज को फॉलो किया। वहां बहुत काम चल रहा था, युद्ध स्तर पर काम चल रहा था, खाने पीने की चीजों का भी, हथियार बनाने का भी, और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी। खास तौर पर उन्होंने आराम को एक ऐसा काम बनाया, ऐसा मैंडेटरी काम बनाया कि अगर आप आराम नहीं कर रहे हैं तो आपको सजा मिलेगी। आपको जबरदस्ती पकड़कर आराम करवाया जाता था। इसको कभी ये मत समझना कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो, जोश जोश है जोश। उससे क्या होता है, फोकस खराब होता है, आपका पैशन खराब होता है। अगर आपको किसी काम को पैशनेटली करना है तो आपको खुद को
एक बार ऑफ करके रिस्टार्ट करना पड़ेगा, उससे उससे थोड़ी तबीयत खिलती है भाई, थोड़ा दिमाग, आप अपने काम से थोड़ा पीछे हटते हैं तो थोड़ा आप उसको अच्छी तरह देख पाते हैं अपने काम को कि मैं कर क्या रहा हूं। और ब्रेक लेने पर ही ज्यादातर सोल्यूशन निकलते हैं। आप कभी ये मत सोचना कि ये जो छोटे ब्रेक की बात मैं कर रहा हूं, ये जो बीच बीच में हल्का हल्का ब्रेक लेना है ना, चाय का आराम हो गया, थोड़ी देर 10 मिनट बैठ जाओ, बातें कर लो, है ना, वर्कर आपस में मजाक कर लेते हैं, थोड़ी देर बीड़ी पी ली, सिगरेट पी ली, यहां घूम लिया वहां घूम लिया, काम से छुट्टी एकदम, काम के बारे में कोई बात नहीं, काम का पर्दा गिरा दो कि वो काम है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए भूलना उस चीज को। इससे आपकी स्पीड बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, आपके सोचने की ताकत को की बढ़ोतरी होती है। कारण यह है कि दिमाग एक चीज पर बहुत ज्यादा देर फोकस नहीं कर पाता है, दिमाग के किसी चीज पर फोकस करने की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो भटकता है। जैसे इसलिए तो मैं कहता हूं हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो जो एग्जाम्स होते हैं वो कोई बड़ी अच्छी चीज नहीं है। ऐसे 3-3 घंटे बच्चे को पूरे लिख दो सब कुछ जो आता है, क्यों वो ऐसा पता है क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास फालतू टाइम नहीं है। वो कहते हैं जल्दी जल्दी जाओ हम देख लेंगे बाकी। अरे एक एक घंटा लो, बच्चे को थोड़ा रेस्ट करने दो, फिर पढ़ने दो। 3 घंटे को 3 बार कर लो। 1 घंटा एग्जाम लिया, अब उसको फिर पढ़ने दो। मेरी बात बड़ी अजीब लगेगी आपको, अरे आप क्वेश्चन पेपर दे दो, वो पढ़ के आ जाएगा फिर लिख देगा। असली एग्जाम ऐसा होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पेपर दे दो घर में कि भाई ये क्वेश्चन पढ़ के आओ, सुबह यही एग्जाम है, तो वो पढ़ के आएगा लिख देगा वो, तो और क्या चाहिए तुमको। लेकिन फालतू में नौटंकी क्या और देखते हैं हल्की फुल्की चीजें। सुपरवाइजर, हाँ सुपरवाइजर होना चाहिए। क्या वर्कर्स के ऊपर सुपरवाइजर होना चाहिए? होना चाहिए। आपके ऊपर सुपरवाइजर होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। इंसान इंसान थोड़ा फितरत से ही ना बकरियों जैसा है, उसको एक गडरिया चाहिए, उसको कोई तो चाहिए जो उसको टोके। देखो मैं, मुझे भी कभी कभी चाहता हूं मैं कि कोई मुझे कहे कि अरे भाई थोड़ा रेस्ट कर ले मैं भी चाहता हूं कोई मुझे कहे चल काम कर, तू रेस्ट ही करी जा रहा है। हर किसी को चाहिए एक कहने वाला। उसको उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, उसे इन चीजों को नजरअंदाज मत करो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़कर काम चल जाएगा। थोड़ी सी चालाकी अच्छी रहती है, वर्कर्स के साथ थोड़ा मनोविज्ञान खेलना चाहिए, अच्छा रहता है। क्योंकि वो वर्कर है, आम लोग हैं, वो कोई तुम्हारे बिजनेस में कोई इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, वो अपना काम करते हैं घर जाते हैं। अगर आप उनके साथ थोड़ी साइकोलॉजी नहीं खेलोगे तो आपकी गलती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मैंने बहुत सी लड़कियों को ये कहते हुए सुना है कि काश हमारे माँ बाप ने हमारे साथ थोड़ी सख्ती की होती, हम हमारे साथ ट्रिक की होती, हमें बेवकूफ़ी बनाकर है ना कोई काम करवा लेते। मगर हमारे माँ बाप इतने सीधे थे कि उन्होंने हमें सुख और सुविधाएं देना ज्यादा बेटर समझा, बजाय हमें बेवकूफ बना के किसी काम को करने के मैं आपको एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ। आपको पता है बिल्ली पालना क्या होता है ना? बिल्ली पालने की एक ट्रिक क्या है, बिल्ली को दूध पिलाओ, ये ट्रिक है। देखो बिल्ली दूध क्यों पिएगी? बिल्लियां दूध नहीं पीती हैं, बिल्लियां मछली खाती हैं, चूहे खाती हैं, शिकार करती हैं, है ना। वो कभी देखा है कोई बिल्ली किसी भैंस के पीछे भाग रही है, दूध भाई दूध दे दे? कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का दूध तो हमेशा नहीं पीता। हाँ तो ऐसे तो पी लेते हैं, है ना। एक जानवर ने दूसरे जानवर के बच्चे को पाल लिया, अपना दूध पिला दिया, चलता है। लेकिन बिल्ली को दूध पिलाने का क्या मतलब होता है? अगर आपने छोटी सी बिल्ली पाली है और उसको आप गाय का या भैंस का दूध पिला रहे हैं तो उसको आदत पड़ जाएगी उस दूध की, वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अदरवाइज बिल्ली कोई ऐसा पालतू जानवर नहीं होता जिसे आप हमेशा अपने घर में रखें, वो भाग गई तो चलेगी। लेकिन कुछ एनिमल फूड्स होते हैं जिस वजह से वो जानवर वहां बंधे रहते हैं। प्यार तो चलो होता ही है, लेकिन हम इस चीज को समझ रहे हैं कि हम बिल्ली के साथ एक ट्रिक करते हैं। और देखते हैं, जैसे
मैंने करवाया था ड्रीम इट, है ना। ड्रीम इट में हमें नुकसान भी देखना है। जब आप किसी चीज को ड्रीम्स में देख रहे हैं, आपको हर चीज को ड्रीम्स में देखना है, उसमें काम करना है, उस काम को आगे बढ़ाना है, उसके नेक्स्ट स्टेप को सोचना है, वो नेक्स्ट स्टेप आएगा। आपको उसी ड्रीम में ही सस्ते सॉल्यूशन ढूंढने हैं। आपको ये सोचना है कि बुरा क्या हो सकता है। मान लो मैंने आपको बोला कि केयर का बिजनेस शुरू करो, ओल्ड पीपल को अपने पास रखो, बुजुर्गों को ओल्ड हाउस बनाओ। अब भाई दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपना बुढ़ा तुम्हारे पास छोड़ जाएंगे, वापस नहीं लेकर जाएंगे। ये सोच के बैठना है वहां। ये भी हो सकता है कि बुजुर्ग आदमी को वो दे गए हैं, दवाई दवाई कुछ है नहीं, वो परेशान हो रहा है क्योंकि उनके पास दवाई के पैसे नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं वो बुजुर्गों से अपने चिढ़ते भी हैं। आपको नेगेटिव भी तो सोचना है ना, पॉजिटिव ही थोड़ी सोचना है। और किसी के बुजुर्ग का कोई नुकसान हो गया, वो बीमार हो गया ज्यादा या वो मर गया, तो फिर वो उठा के ना लेकर जाएं कि तुमने मारा। ये चीजें दिमाग में ड्रीम इट में ही आनी चाहिए। ये चीजें, कोई अपना बच्चा आपके पास छोड़ कर गया है, बच्चे को चोट लग जाए, बच्चा खुद को चोट पहुंचा ले, आपको उन चीजों के प्रति अलर्ट रहना है और अपने अंदर उन चीज, ये नहीं मैं कह रहा कि उन सबसे शर्तें मनवाती रहना है। इन सारी चीजों का मतलब बस इतना है कि अलर्ट रहो, अपने रूल्स अच्छे रखो। जब आप कोई आता है तो उससे साइन करवाओ, उससे छोटे छोटे साफ साफ बात कर लो, देखो जी बीमार तो नहीं है, हंस हंस के पूछो, आपको कुछ ऐसे बुरे तरीके से पूछने की जरूरत ही नहीं है। और छोटे बच्चों के मामले में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि देखो हम जी ध्यान रखते हैं पूरा, कहीं बच्चा कुछ चोट ना लग जाए तो उसको हम ध्यान रखते हैं, बाकी बच्चा कुछ शरारतें ज्यादा तो नहीं करता, है ना। मुझे ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही डर के मारे बड़े चालाक हो जाओगे, देखना। ओके चलो और देखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि अपने क्वेश्चन सबमिट करवाइए, हालांकि आप लोगों ने करवा भी दिए हैं सबने, और उस उन क्वेश्चंस में से मैंने लगभग सभी के जवाब अभी तक दे दिए हैं। जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनमें या तो मुझे कोई क्वेश्चन पसंद नहीं आया होगा, या आप उसको ठीक करके पूछिए, या मैंने उसका जवाब ठीक करके दे दिया है, आपने पूछा कुछ और होता है, या मैं घुमा फिरा के दे देता हूं। फिर भी कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप मुझे प्लीज मुझे बताइएगा, अगर छूट गया है तो, ठीक है। और वो मैं ऐसे बीच में कहीं जवाब दे देता हूं, जैसे अभी इन्होंने ऋषभ कुमार ने पूछा कि है ना फोकस के ऊपर, और मैंने अभी फोकस के ऊपर 2-3 चीजें बता दी हैं। तो जवाब ऐसा ही होता है, हर चीज के ऊपर एक अलग से लेक्चर नहीं बनेगा। खैर फिर भी देखते हैं, आज हम हमारे मयंक चौबे जी के क्वेश्चन लेते हैं। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं भाई साहब, अच्छी बात है, मैं उनकी तारीफ ही कर रहा हूँ। कम से कम 30% क्वेश्चन तो उन्हीं के होते हैं। सो एक क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई ग्रेट आइडिया। क्या अगर मेरा कोई आइडिया है, देखो पहली बात तो ये है, जो आइडियाज होते हैं ना वो थोक के भाव में बहुत सारे आते हैं इंसान के दिमाग में, बहुत सारे आइडियाज आते हैं। आपको किसी आइडिया को लेकर इतना सेंसिटिव नहीं होना है कि मैं जल्दी जल्दी इसको कॉपीराइट करवा लूं, जल्दी जल्दी इसको मैं हैं सीक्रेट प्रोग्राम में रख लूं, या एनडीए में रख लूं, या कुछ भी कहीं भी मैं इसको फिक्स कर लूं कि ये जी मेरा है, कोई ना छेड़े इसको। इतनी जल्दी मत मचाओ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, देखो आइडियाज ज्यादातर वही अच्छे माने जाते हैं जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। और लोग आइडिया चोरी करने में इतने ज्यादा उत्साहित नहीं होते हैं कि आप उस पर काम कर रहे हो फटाफट चोरी करने लग पड़े कि अरे वाह इसने तो शुरू कर दिया, बड़ा अच्छा आइडिया, मैं पहले ही चोरी कर लूं। लोग पहले तमाशा देखते हैं, चोर कोई इतने पागल नहीं होते। वो पहले तमाशा देखते हैं कि तुम करके देखो होता भी है कि नहीं होता है, क्योंकि आइडियाज तो दुनिया में बहुत हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा आइडिया ट्रूली एक यूनिक आइडिया है तो बेशक पेटेंट करवाओ, उसमें कोई बिल्कुल उसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कॉपीराइट करवाओ उन चीजों को। ट्रेड सीक्रेट प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें हिस्सा लो, आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी सर्विस मिल जाएंगी, या फिर किसी भी एडवोकेट से मिल लो, किसी भी लॉ फर्म में कांटेक्ट कर लो, किसी भी, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए कोई खास अलग किस्म के लोग नहीं चाहिए होते हैं, नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नॉर्मली आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे, फ्रीलांसर, वो आपके लिए काम करेंगे।
फिर दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, डू आई नीड अ लॉयर टू स्टार्ट अ बिजनेस? क्या मुझे एक लॉयर की जरूरत है? नहीं, अगर आप एक सिंपल सा काम कर रहे हैं तो आपको लॉयर की जरूरत नहीं है। ज्यादातर मामलों में जब हम पार्टनरशिप में काम करते हैं तो हमें लॉयर की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज इतनी चिंता मत करो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, दुनिया में ये जो लॉयर्स होते हैं ना, ये जो कानून होते हैं बिजनेस को लेकर, ये आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। जब आपका काम फैलेगा ना, जब आपका काम बड़ा होगा, तो इनके बिना चलेगा ही नहीं। जब आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी, मान लो आपको बड़ी फैक्ट्री लगानी, तो जमीन खरीदने जाओगे तो तभी आपको सारे वकील लग जाएंगे, तभी पता चल जाएगा। आपको काम शुरू करने से पहले इतनी जानकारी की जरूरत नहीं है, इतने घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे काम बड़ा होगा, है ना, जिसके घर में पैसा होता है, चोरों चोरों को सबसे पहले पता चलता है। अब चोरों का इंतजाम तभी करेंगे ना जब आपके पास पैसे होंगे। जब पैसे होंगे तो अपने आप दीवारें खड़ी होंगी, अपने आप पता चलेगा कहाँ गेट लगाना है, कहाँ करंट लगाना है, कहाँ। ओके, व्हाट परमिट्स, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन डू आई नीड फॉर माय बिजनेस? फिर डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस पे, आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, आपको उसके लिए परमिट चाहिए, लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए। आपको परमिट चाहिए होगा अगर आप एविएशन का बिजनेस कर रहे हैं, जहाज उड़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, शराब की फैक्ट्री लगा रखी है आपने, या फिर आप लोगों को बैठाकर शराब पिला रहे हैं, है ना, जहां पर बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होती है, क्लब्स हैं, या आप गेम्स करवाते हैं, स्पोर्ट्स करवाते हैं, और जोनिंग परमिट्स चाहिए होते हैं, सेलर परमिट्स चाहिए होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के परमिट्स चाहिए होते हैं अगर आप रेस्टोरेंट खोलते हैं तो। नॉर्मली फिर अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्या है, क्या मुझे किसी को पार्टनरशिप में रखना चाहिए? क्या हमें को फाउंडर, है ना, रखना चाहिए? पार्टनर वर्ड ज्यादा इंडियन सा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डोंट नीड अ पार्टनर। सबसे पहले तो इस चीज को समझो, आपको पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती है। अक्सर होता यह है कि इंसान ना थोड़ा घबरा जाता है, अक्सर होता यह है कि इंसान थोड़ा सा डर जाता है, उसे लगता है पता नहीं मैं अकेले कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एक और आदमी हो तो थोड़ा दिल लगा रहेगा। है ना, उसके साथ मेरा दोस्त होगा, हम बातें करेंगे और हम डिस्कस किया करेंगे, क्यों मिस्टर वर्मा, आपको क्या लगता है हमें वो प्लॉट खरीद लेना चाहिए? और वो कहेगा कि हाँ हाँ जरूर, क्या हमें वो शेयर्स खरीद लेने चाहिए, है ना, हम ऐसे मीटिंग्स किया करेंगे। तो खैर, अगर अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगता है तब भी ऐसा मत करना, ठीक है। पार्टनर रखने, मैं आपको पार्टनर के ऊपर ही बोलूंगा अभी कि पार्टनर रखो, कैसे रखना, क्या देखना है, लेकिन पहले मैं कुछ चीजें आपको समझा देना चाहता हूं। देखो, इस दुनिया में ना ऐसे बहुत से फेक लोग घूम रहे हैं, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग घूम रहे हैं जो चाहते हैं कि कोई कारोबार किया जाए, दिमाग उनमें नहीं होता लेकिन बाप दादा के कमाए हुए खूब सारे पैसे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां रख लेते हैं, और उस गाड़ी का छल्ला घुमाते रहते हैं और कहते हैं कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो बताइए, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो बताइए। और खैर, अगर आप एक ठग हैं तो फिर जरूर उनसे इन्वेस्टमेंट करवाइए, बहुत सारे ठग उनके पैसे लेकर भाग जाते हैं। लेकिन आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको इन चीजों से बचना है, आपको उन पैसों को खुद अचीव करना है। ऐसे लोगों को अपने साथ मत मिलाओ जो सिर्फ 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक बहुत एक्टिव रहते हैं, समझ रहे हैं आप? फिर 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक वो खो जाते हैं, वो सुस्त होते हैं, वो
मगरमच्छ होते हैं, वो कहीं पड़े रहते हैं। कारपेंटर देखें, है ना, कोई कारपेंटर की मैं देखो, एक कारपेंटर होता है, या फिर हम ले लेते हैं एक टी शर्ट डिजाइन करने वाला। ठीक है, हमने दो लोग ले लिए, एक कारपेंटर और एक टी शर्ट डिजाइन करने वाला, एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए कि वो हमारे पार्टनर हैं या वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो निकम्मे लोगों की पहचान क्या होती है? देखो, मान लो एक कारपेंटर आपके घर में आया फर्नीचर बनाने के लिए, कुर्सी बनाएगा, टेबल बनाएगा, बहुत अच्छे अच्छे बेड बनाएगा, या है ना जो भी सामान होता है। अगर वो आपसे पूछे क्या बनाना है, आप बोलोगे ऐसा बना दे, वो बनाना शुरू कर देगा। इसी इसी एग्जांपल को साथ साथ टी शर्ट की भी लेकर चलते हैं, है ना। एक टी शर्ट के प्रिंट बनाने वाला आपसे कह रहा है, भाई साहब टी शर्ट के ऊपर क्या प्रिंट बनाना है? आप बोलोगे ऐसा करो, एक कबूतर बना दो, उड़ता हुआ कबूतर बना दे, वो कबूतर बना देगा। आप कहोगे ये अच्छा नहीं है, वो कहेगा क्या करना है? आप बोलो थोड़ा रंग भरो, रंग भरे, पीला कबूतर बना देते हैं, ठीक है, छाप दे टी शर्ट, छाप दे भी 400। आप बोलोगे रुको भाई, एक, है ना, ये ठीक है, थोड़ा सा और क्या, और थोड़े पत्ते 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 बना देते हैं। आप बात को समझ रहे हो? मान लो एक कारपेंटर है, उसका काम है टेबल कुर्सी बनाना, और एक बढ़िया आर्टिस्ट क्या करता है, एक बढ़िया कारपेंटर या फिर एक बढ़िया टी शर्ट डिजाइनर या ग्राफिक डिजाइनर, वो क्या करता है, वो आपको आपसे पूछता नहीं, बार बार देखो चालाकी क्या होती है, जिन्होंने काम नहीं करना होता, काम लंबा लटकाना होता है, जो वो आपसे सलाह लेते रहते कि बोलिए क्या चाहते हैं आप। अब कस्टमर थोड़ी ना कोई डिजाइनर होता है, लेकिन ज्यादातर कस्टमर को पता नहीं होता कि मैं डिजाइनर नहीं हूं, तो वो खुश होता है कि मेरे से पूछ रहा है। तो वो सोचता है दिमाग में, जो काम उसने कभी नहीं किया, उसको रंगों का कुछ नहीं पता, उसको डिजाइन का कुछ नहीं पता, लेकिन सडनली उसको एक चस्का पड़ जाता है, क्योंकि उससे सवाल पूछे जा रहे हैं ना। कोई कोई मिस्त्री आपका घर बना रहा है और वो पूछ रहा है कैसा बनाओ बताओ। आप बोलोगे खूब सारे कमरे हो, खूब सारे कमरे हो, हाँ जी बना देते हैं। छोटे छोटे कमरे बनाने लगेगा, आप कहोगे यार ये तो बहुत छोटे हो गए, छोटे हो गए, बड़े कर देते हैं। फिर वो तोड़ देगा, फिर उसको बड़ा कर देगा। आप कहोगे ये तो कम कमरे हो गए, एक के ऊपर एक बना देते हैं मालिक। फिर वो ऊपर ऊपर बनाने लगे। आप देख रहे हैं आपका क्या नुकसान हो रहा है? आपने गौर किया? मैं आपके क्वेश्चन पे थोड़ी टिका रहता हूं। पूछो सवाल, पूछो पूछो भाई पूछो। अरे पूछते क्यों नहीं? अगर इस हिसाब से चलता तो एक भी क्लास नहीं होती। एक्सपर्ट आदमी का काम क्या होता है, वो आपको आपसे थोड़ी ना पूछता है, वो आर्टिस्ट है, वो आपको चीज पेश करता है, हाँ बोलो ना बोलो। आपके सामने 10 डिजाइन रखता है, वो आपको पसंद नहीं आई तो वो उसको चेंज करता है, वो उसको और बेटर करता है। आप जो बोलते हो कि भैया ये कलर यहाँ कबूतर पीला कर दो, वो कहेगा नहीं भाई साहब जो मैंने बनाया वही ठीक है, आपको नहीं पता है। अच्छे पार्टनर, अच्छे को फाउंडर की निशानी क्या होती है? वो अपना काम जानता है। आपको उन पार्टनर से बचना है जो एम आगे ऐसे ऐसे बहुत मिलेंगे। आप अब बस भाई ये मत पूछो कितने मिलेंगे, 90% लोग बाहर घूम रहे हैं, कुछ नहीं आता उनको, बातें करवा लो बड़ी बड़ी। ठीक है, फिर भी को फाउंडर रखो, बुरी चीज नहीं है। अक्सर उम्र दराज लोग ऐसा काम करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, क्योंकि एक है ना, सीधी सी बात है, एक 35 या 40 साल का आदमी 35-40 साल के आदमी के साथ पार्टनरशिप करेगा तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। अक्सर कम उम्र के बच्चे पार्टनरशिप में गड़बड़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी है ना घूमने भी तो जाना होता है, गर्लफ्रेंड से भी तो मिलना होता है, और बहुत सारे केमिकल उनके अंदर यहाँ वहां भाग रहे होते हैं। चलो हम ये मानकर चलते हैं कि अगर हमें को फाउंडर या पार्टनर चाहिए तो उसमें हमें क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए किन चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो आपको जो एग्रीमेंट साइन करना है उसमें कुछ चीजें देख लें कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट का भी पहले से तय होना चाहिए कि क्या होगा, कितना होगा, दोनों के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। और अगर कोई पार्टनर बीच में पार्टनरशिप छोड़ता है या वो चला जाना चाहता है तो कंपनी के शेयर्स में उसको कैसे, क्या उसे कंपनी खरीदेगी या फिर दूसरा पार्टनर खरीदेगा, या फिर वो उसको उसको कैश चाहिए,
या क्या प्राइस रहेगा अगर उसको कैश चाहिए वापस, तो ये एग्रीमेंट में ऐसी चीजें लिखनी है। मैं आपको सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन खैर जितना है ना फिलहाल मेरे दिमाग में एकदम से आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। और टाइम कमिटमेंट क्या होगा? टाइम कमिटमेंट समझते हैं आप कि एक पार्टनर ऑफिस में मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम देगा, उसे टाइम कमिटमेंट कहते हैं। कि भाई तुम्हें रोज ऑफिस आना है और रोज ऑफिस आकर कम से कम 6 घंटे वहां बैठना है, काम कुछ भी हो ना हो। ऐसा ना हो कि आप ऑफिस आके बैठ जाएं, दूसरे को फोन करो और वो कहे हाँ पहले ट्रक आने तो दे भाई, माल तो उतरने दे, आ रहा हूं मैं, खाली आके वहां बैठा रहूं, वहां से तो माल निकला ही नहीं। ऐसे लोग भरे पड़े हैं और शुरू शुरू में बड़ा जोश दिखाते हैं कि मैं सब संभाल लूंगा, बाद में आपको सब कुछ संभालना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकेला आदमी सब कुछ कर लेता है। वर्कर रखो, पार्टनर की क्या जरूरत है? हेल्पर रखो, वर्कर रखो, उनको उनको तनख्वाह दो, वो भी पार्टनर ही होते हैं। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, किसी पार्टनर के पास जमीन होती है, आपके पास नॉलेज होती है, आप इंस्टीट्यूट खोलते हैं उसकी जमीन पर, है ना, उसके पास बिल्डिंग होती है, आपके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं। पार्टनरशिप बुरी चीज नहीं है, करो, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना है। टाइम कमिटमेंट भी जरूरी है कि भाई तुम्हें इतनी देर के लिए ऑफिस आना ही पड़ेगा। क्या सैलरी होगी अगर आप सैलरी पर चलते हैं तो, पार्टनर की कितनी सैलरी होगी अगर वो लेगा तो, और उस सैलरी में क्या चेंजेस होंगे, कैसे होंगे, क्या सैलरी बढ़ाई जाएगी। फिर डे टू डे जो हम लोग डिसीजन लेंगे, है ना, अब कंपनी चल रही है तो कई डिसीजन लेने पड़ते हैं, उन डिसीजन को कैसे लिया जाएगा, क्या वोटिंग सिस्टम होगा, या फिर हम दोनों में से कोई एक है जिसकी बात ज्यादा मानी जाएगी। यहां पर मैं आपको एक चीज बड़ी अच्छी तरह समझा देना चाहता हूं, अगर आप किसी के साथ भी पार्टनर कर रहे हैं, अपना शेयर और अपना पार्ट ज्यादा रखो, 60-40 वाला, साफ भाषा में बात करो। 60% मैं आऊंगा, डिसीजन मैं लूंगा, सारे फैसले मैं लूंगा। अपना थोड़ा सख्त रवैया रखो, वो बोलेगा नहीं नहीं 50-50 करो, उसको बोलो माफ कर। शुरू शुरू में ये एटीट्यूड रखोगे तो धीरे धीरे आप अच्छे समझदार लोगों से मिलोगे, जब आपको पता चलेगा कि ये जिद नहीं करनी है, ये 60-40 वाली जिद कोई अच्छी नहीं होती। लेकिन शुरुआत में ये जिद रखो अपने अंदर, क्योंकि शुरुआत में अगर आपने दोनों लोगों के पास बराबर के अधिकार रहे तो भाई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि फिर तो ऐसे नहीं लोग बात मानते हैं। अगर कंपनी में से किसी एम्प्लॉय को निकालना पड़े तो कैसे निकाला जाएगा, कौन निकालेगा? तुम निकालोगे या मैं निकालूंगा, या बोर्ड का डिसीजन होगा? हर पार्टनर क्या कंट्रीब्यूशन करेगा, क्या वो कैश देगा या वो एसेट देगा, है ना, हो सकता है वो अपनी कार दे दे, अपना ट्रक दे दे काम करने के लिए, जैसे कोई अपनी बिल्डिंग दे रहा है। कैसे इन्वेस्ट करेगा वो, और अगर उसको उस प्रॉपर्टी को सेल करने की नौबत आ गई तो कैसे सेल किया जाएगा। ये कोई मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, बाकी के लिए तो आपको कोई अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी और बहुत कुछ तो लॉ में आपको जाके पता चलेगा। तो मेरे तो जो भी हल्का फुल्का आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर प्रॉपर्टी, हमें अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी सेल करनी है तो कैसे सेल करनी है भाई? ओवरऑल ओवरऑल व्हाट इज द गोल, हमारी कंपनी का गोल क्या है भाई, है ना, ये भी तो डिसाइड करना है कि किस विजन से चल रहे हैं, हमारा विजन क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे कानूनी थोड़ी झाड़ते रहना है बैठे बैठे। अगर कोई एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ने को राजी नहीं हो रहा है, कई बार क्या होता है, आप चाहते हो कि वो खत्म हो जाए, आप चाहते हो जो एग्रीमेंट हमने किया था वो खत्म हो जाए, लेकिन आपने एग्रीमेंट करते वक्त इस बारे में कुछ नहीं सोचा था कि खत्म कैसे करना है। अगर सडनली कुछ पंगा पड़ जाए, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद या तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं है, तो भैया खत्म तो आखिरकार करना ही पड़ता है। शादी में भी तो तलाक की व्यवस्था होती है ना।
पहले से ये भी तय करके चलना है कि भैया जब बंद करना है, कुछ खराब हो गया या देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, शुरू शुरू में आपको अपना एटीट्यूड यही रखना है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। पार्टनरशिप की शुरुआत ऐसे ही करनी चाहिए। अपने पार्टनर को यही बोलते रहो, मुझे देखा बिल्कुल मैं उल्टा बोल रहा हूँ, बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूँ, मैं मानता हूं मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ शुरू शुरू में होना ये चाहिए कि पार्टनर को अपने पार्टनर पर भरोसा होना चाहिए, उसे भरोसा जताना भी चाहिए, उसे ये भी कहना चाहिए तुम कर लोगे, मैं जानता हूं हम दोनों मिलके उखाड़ देंगे, देख लेना पहुंच जाएंगे। दुनिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे पार्टनर्स ऐसे ही करते हैं, और वो अक्सर कौन लोग होते हैं जो एक ही डिग्री करके कॉलेज से निकले होते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं, दोनों ही एक चीज में मास्टर होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट रह चुके हों। लेकिन मैं तुम लोगों को देखकर, तुम्हारी भीड़ देखकर कह रहा हूं कि मुझे पता है अगर तुम लोग पार्टनरशिप में कुछ करने जाओगे तो तुम कुछ ऐसे वैसे लोग पकड़ोगे। तो शुरू शुरू में विश्वास नहीं जताना क्या करता है, सामने वाले पर थोड़ा प्रेशर बनाता है। जब आप उसे शुरू में कहते हैं मुझे लगता नहीं है तूने काम करना है, मुझे नहीं लगता तेरे से कुछ होगा, तो उसको वो भी फिर थोड़ा आपसे डरता है कि यार ये अभी ऐसा बोल रहा है, कल को है ना, उसको तो अपना पता है ना, वो कहेगा काम तो मैं करता नहीं हूँ, कहीं तब भी मैं सोता रहा तो फिर वो बहाने लगाएगा, नहीं नहीं तब मैं उठना शुरू कर दूंगा, जल्दी देख लेना, सिगरेट भी छोड़ दूंगा, शराब भी छोड़ दूंगा, काम करूंगा। तो आपको पता चल जाएगा ये अब भागने की तैयारी में है। मैं क्यों मना करता हूं? देखो वही कल वाली बात जो कल मैंने कहा था, बिजनेस एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, ये इंडिविजुअल मामले हैं, यहां पर कोई जोड़ी नहीं होती। आप लोग देखो मेरे नीचे आप लोग पढ़ रहे हो ना, मैंने आपको एक बार क्या कहा था, जोड़ी नहीं बनाना। चेतना एक इंडिपेंडेंट चीज होती है, कभी किसी के साथ मिलकर ऐसे नहीं करना है कि है ना कि भाई तू ऐसा कर, तू क्लास वहां लगा ले, तू मुझे बता दियो, ऐसे नहीं होता। जागना जो होता है ना, वो ये सारा खेल ही इंडिपेंडेंस का है। अभी तो मैंने आप लोगों की क्लास लगानी है, वो मुझे नहीं पता मैं इस साल लगाऊंगा या अगले साल लगाऊंगा, वो तो उसमें तो मैंने सब छुड़वा देने हैं, भाई बंधु माँ बाप सब। चलो एक आखिरी सवाल ले लेते हैं चौबे साहब का। देखा चौबे साहब कितने अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं। फ्रॉम वेयर कैन आई गेट मनी फॉर माई बिजनेस? पैसा कहां से आएगा बाबू, क्या सवाल पूछा है ना। सीधा बनिए वाला सवाल पूछा, पैसा कहां से आएगा। दुकानदार हैं ये भाई साहब। ओके। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए, हाउ फकिंग मच। पैसा कहां से आएगा देखते हैं, बताता हूं पैसा कहां से आएगा बिजनेस करने के लिए। पहले तो ये सवाल है ना कि कितना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप ये थोड़ी कहोगे। मान लो कोई इन्वेस्टर है, कोई कोई है ना, आप कहां से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, पर्सनल फंड, पहले यहां से शुरू करना है, समझ रहे हैं। आपके पास अपनी भी तो सेविंग होगी, कोई गुल्लक वुल्लक तोड़ो, है अपना गुल्लक, क्रेडिट कार्ड, फ्रेंड से ले लो, फैमिली से ले लो। देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आपके पास अच्छा दिमाग है, आप एक हेल्दी बिजनेसमैन हैं, तो रिश्तेदारों से पैसे लेने में कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि पैसे तो किसी ना किसी से लेने ही होते हैं, है ना, दोस्तों से भी लेने में कोई बुराई नहीं होती। बस ये देखना होता है कि वो ज्यादा इनसिक्योर ना हो, जल्दी बेचैन होने वाले लोग ना हो, ज्यादा चिल्लम चिल्ला करने वाले लोग ना हो। और ऐसा नहीं है कि आपने जिससे उधार लिया है उसी को पार्टनर बना लें कि भैया पैसे मांगता रहता है तू भी आ जा, है ना। कई बार इसलिए तो गलत पार्टनर मिल जाते हैं। आप किसी के पास जाके ये नहीं कह सकते कि ज्यादा से ज्यादा तू कितने दे सकता है या थोड़े बहुत, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। जितने भी तुम दे सको, ऐसी भाषा नहीं बोलनी है। क्यों नहीं बोलनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा, आप पर क्या असर पड़ेगा, आप क्या मांग रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ना हाउ मच, इट्स नॉट अबाउट कि सामने वाले पूछ रहा है कितने चाहिए, आप भी तो आप खुद से पूछ रहे हो मुझे कितना चाहिए। इन सबको छोड़ो, रिश्तेदारों को छोड़ो, पर्सनल फंड छोड़ो, हैं, दोस्तों को छोड़ो, बैंक को लेते हैं। बैंक या इन्वेस्टर हम पकड़ते हैं। अब बैंक आपसे क्या पूछेगा, कितने चाहिए, है ना।
वहां भी लोग यही जवाब देते हैं, आप कितने दे सकते हो। यही बैंक सीधा हो जाता है, वो जानता है आपकी कोई तैयारी नहीं है। बैंक से पैसे लेने का तरीका मैं अभी आपको बहुत अच्छी तरह समझाने जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनना। उनके सामने कोई आलतू फालतू भाषा नहीं बोलनी है, वो आपका लोन रोक लेंगे। और ऐसे वाले होंगे ना कि भाई दिलवाई देंगे, चिंता मत करो, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको, आपका नुकसान कर रहे हैं, आपसे ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया इसको कुछ नहीं पता है पैसों के बारे में, ये कुछ नहीं जानता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक आपको लोन देगा ही नहीं, बैंक आपको क्या समझकर लोन दे रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक लोन तो देता ही देता है भाई, बैंक का काम है लोन देना। लेकिन जैसे ही उसने देख लिया भोला भाला आदमी है, इसको पैसे चाहिए, उनको गाय मिल गई जिसको अब वो धोते रहेंगे दिन रात, बस उनको मजा आ गया। आपके पास क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपका पार्टनर कौन है, सब कुछ देखते हैं, है ना। बैंक क्या पूछता है आपसे? व्हाट डज द कंपनी डू? आपकी कंपनी करती क्या है, आपकी कंपनी की यूनिकनेस क्या है, आपकी कंपनी किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, आपको क्यों लगता है कि आने वाले समय में आपकी मार्केट में कोई जगह होगी, आपका हेडक्वार्टर कहां है, ऑफिस कहां है, अगर आपके पास एक मैनेजमेंट टीम है तो उस टीम में कैसे लोग हैं। द मैनेजमेंट टीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आपको आपको दिखाना पड़ेगा बैंक को अपनी टीम, और आप कितने पैशनेट हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, आपको ग्राउंड एक्सपीरियंस कितना है, और जो आपके पार्टनर हैं, आपके टीम मेंबर हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, उनका ऑफिस कैसा है। जब वो मैं आपको देखो, ज्यादातर लोग ना घर आए बैंक के मैनेजर या जो जो भी आता है आपको, वो आप उसको लाइटली लेते हैं या उसको उससे कोई और ही बातें करते रहते हैं, या पहले ही सोचते हैं कि उसको हाथ में कर लें, कहीं लोन के लिए मना ना कर दे। उसको हम समझा देते हैं, अरे तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हें लोन देने के लिए वो मर रहे हैं, तुम क्यों चोरों वाली इमेज बनाते हो अपनी, और इसमें तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि वो भाई उनको बड़े तरीके आते हैं तुमको डबल ट्रिपल ब्याज लगा के खाने, उनको तो तुम्हें जैसे वो देखेंगे ये अच्छे बिजनेसमैन नहीं है, उन्होंने तुम्हें लूटना शुरू कर देना है। और तुम पहले कह रहे थे भाई पैसे ले लियो थोड़ी, है ना, कर दे लोन, वैसे तो हमारे पास कुछ है नहीं है, तू कमीशन ले लियो, तू ऐसे कर लियो, तू वैसे कर लियो। इसमें उन्हीं का फायदा है, तुम्हारा तो ट्रिपल नुकसान है। एक तरफ तुम जैसे लोग होते हैं, एक तरफ विजय माल्या जैसे लोग होते हैं, नीरव मोदी लोग जैसे लोग होते हैं, जो बैंकों को करोड़ों अरबों का चूना लगा के भाग जाते हैं, और वो पैसा तुम्हारा होता है। क्योंकि तुम जैसे लोग सोचते हो कि अगर मैं 30 लाख ले रहा हूं तो बीच में भाई उसको कमीशन दे दूंगा कि मेरा लोन कर ही दे, क्योंकि मेरे पास कोई कागज पूरा नहीं है, मेरे पास कोई सिस्टम पूरा नहीं है, मैं कैसे कैसे ना कैसे ये उल्टा पुल्टा कागज बना के, है ना, ये जमीन शो करके, बच्चे शो करके, ये भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा। भाई तू काम करा दे, मैनेजर को भी रिश्वत दे देते हो, बीच में जो दलाल होता है उसको भी रिश्वत दे देते हो, और महंगे से महंगा लोन लेकर गड़बड़। होता क्या है, वो 30 लाख में से बच्चे ऐश करते हैं जो लोग लोन लेते हैं वो उड़ा देते हैं। 30 लाख में से उनको मुश्किल से भाई, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो 25 लाख या फिर 21 लाख तक उनकी जेब में आता है, कई बार तो 18 लाख आता है। और वो सारे का सारा जिनके पास आया है वो बर्बाद करते हैं, क्योंकि वो कभी उनको कुछ पता ही नहीं है क्या है उनके लिए, उन्होंने ये सोच समझा ही नहीं कभी। उनको क्या लेना देना, कौन सी बिल्ली कौन सा सुपरवाइजर आम लोग होते हैं, उनको वो सोचते हैं बैंक से लोन मिल जाए बस। क्यों क्यों फंसते हो? इससे अच्छा तो बिना लोन के काम करो। लेकिन अगर जो चीजें मैं बता रहा हूं वो उसका ध्यान रखा, तो वो सोचेंगे तुम स्मार्ट लोग हो, और वो तुमको इतने ज्यादा फायदा, बैंक इतना फायदा दे सकता है, इतनी छुट्टियां दे सकता है, इतने कर्जे माफ कर सकता है कि आपको अंदाजा ही नहीं है। लेकिन उन्हें इंप्रेस करना पड़ेगा, उन्हें दिखाओ अपनी टीम, अपने लोग, अपना ऑफिस, अपनी टीम के मेंबर। आपकी टीम के मेंबर डेडिकेटेड होने चाहिए, कमिटेड होने चाहिए। आपके पास प्लान होना चाहिए कि आने वाले 12 मंथ तक हमारा और हमारे क्या हमारे एम्प्लॉयज के लिए हमने क्या सोचा है, 12 मंथ तक, एक साल तक हमारे क्या वो हैं, प्लान्स हैं, हमारी कंपनी को क्या मिलेगा, हाँ, हम अपने एम्प्लॉयज को दिवाली में क्या देंगे, और हमने
कैसे ब्रोशर्स छपवा कर रखे हो पहले छपवा कर रखो। आपका प्लान एकदम तैयार होना चाहिए। इन्वेस्टर ये भी पूछते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है, आपको अपने कॉम्पिटिटर भी बताने के भैया वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, हम देखना उन लोगों को पीछे छोड़ जाएंगे। फिर क्या आपकी कंपनी का नाम क्या है, क्या आपने पेटेंट्स करवाए हुए हैं, कॉपीराइट्स करवाए हुए हैं, ट्रेडमार्क्स हैं आपके, आपने .com डोमेन नेम्स रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए हैं, कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कहीं किसी थर्ड पार्टी, है ना, ये बड़े पंगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जो अभी प्लान बना के बैठे हो थर्ड पार्टी तुम पे केस ठोकने निकली हो घर से, तुम्हें पता ही नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है भाई। बी लॉफुली स्मार्ट। और इन्वेस्टर देखो ये भी ध्यान रखना, इन इन्वेस्टर और पार्टनर्स पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, अपना सब कुछ इनको नहीं बताना है, अपने कस्टमर की डिटेल नहीं दे देनी है इनको इंप्रेस करते करते, अपना पूरा प्लान नहीं बता देना कि हम कैसे जी प्लॉट बेचते हैं और किन किन को प्लॉट बेचेंगे। हमारे 4 कस्टमर तो वहां है जी हरियाली नगर वाले, और 2 वहां के हैं जी विनोद नगर वाले, गुप्ता साहब वो तो हमसे ले ही लेंगे, तो वो तो सुनते ही वहां पहुंच जाएंगे, तुमसे 40 साल आगे होते हैं। अगर आपकी कंपनी के कुछ सीक्रेट है तो बोलो भैया सीक्रेट है, वो नहीं मैं बताऊंगा। फिर अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्या है, क्या मुझे किसी को पार्टनरशिप में रखना चाहिए, क्या हमें को फाउंडर